ठीक है, तो दिस इज अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 4 वेरिएंट 1 का सेक्शन ए। नाउ दिस सेक्शन ए इज अ डेटा रिस्पांस। आई थिंक दिस इज द फोर्थ डेटा रिस्पांस जो हम 24 के पेपर्स की कर रहे हैं, और डेटा रिस्पांस काफी आसान है। आपको इस पॉइंट तक ये समझ आ जाना चाहिए कि एएस से तो बहुत ही सिंपल होती है ये। द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के ऊपर पूरी डेटा रिस्पॉन्स है। मैनी लो इनकम कंट्रीज हैव हाई अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज वेरी बेसिक एंड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ अनयूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, अगर आप बलूचिस्तान को देखो तो वहां पर यही हाल है, गवादर को देखो तो वहां पर वही हाल है। इन 2007 घाना डिस्कवर्ड अ न्यू ऑफशोर फील्ड ऑफ ऑयल, तेल मिला इनको, एंड एक्सट्रैक्शन स्टार्टेड इन 2010। द डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ सच नेचुरल रिसोर्सेज can create new jobs that increase incomes and consequently gross national income. तो what is gross national income? Gross national income अगर आपको याद हो तो ग्रॉस नेशनल इनकम बेसिकली दो चीजों से बनता है, विच इज जीडीपी, जिसके अंदर आप ऐड करते हो नेट इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, so you should know these things. The additional income will lead to an increase in spending on both domestic and imported goods. जाहिर सी बात है, जब लोग पैसा कमाते हैं तो कंजम्पशन बढ़ती है, पर आपको याद होना चाहिए कंजम्पशन में डोमेस्टिक भी होती है और इम्पोर्टेड भी होती है, और गुड्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट। वही जो मल्टीप्लायर इफेक्ट का पूरा आपको समझाया था। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर होगी। हाउएवर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल में क्राउड आउट, व्हाट इज दिस में क्राउड आउट, दो तरह की होती हैं। एक होती है फाइनेंशियल, या याद रखना हमेशा, एक होती है फाइनेंशियल क्राउडिंग आउट, जो हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा था, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब बढ़ती है तो मनी डिमांड बढ़ती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट वापसी कम हो जाती है। ठीक है, एक होता है रिसोर्सेस का क्राउड आउट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड रिसोर्सेस? रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली यहां पर होता है कि जब आप एक जगह पे अपनी इकोनॉमी के रिसोर्सेज लगा देते हो तो दूसरी जगह से वो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये वाला जो पढ़ा था ना हमने, वो फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा था कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो इनकम्स बढ़ती हैं, तो मनी डिमांड बढ़ती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो कंजम्पशन कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का डिसएडवांटेज है। ये भी एक जनरल चीज है जो ये कहती है कि जब आप एक जगह पे अपने रिसोर्स लगा देते हो तो दूसरी जगह से रिसोर्स कम हो जाते हैं। तो ये कह रहा है जब आप एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल करोगे तो अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में हो जाएगा रिसोर्स का। Workers might move, for example, from agriculture and manufacturing to the mining sector due to higher wages. तो एक जगह रिसोर्स चली गया, दूसरी जगह पे रिसोर्स खत्म हो गया, मतलब सारी रिसोर्स एक जगह पे जमा हो गई। समझ रहे हो बात? Also, the selling prices of houses, land, and locally made goods may increase. This could increase the cost of living and discourage businesses from operating in the affected region. ठीक है, तो अगेन बेसिक पैराग्राफ है बड़ा। फिर आगे कह रहे हैं द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम घाना कॉजेज एन इनफ्लो ऑफ यूनाइटेड स्टेट डॉलर। जाहिर सी बात है, तेल बेचेंगे यूएस को तो यूएस पैसे देगा, तो डॉलर मिलेगा, रिजर्व्स बढ़ेंगे, करंट अकाउंट सरप्लस होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, इंक्रीजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ घाना's करेंसी। इट इज वेरी बेसिक कि व्हेन द एक्सपोर्ट रेवेन्यू ऑफ घाना विल इंक्रीज तो इनको पैसा मिलेगा, और जब इनको पैसा मिलेगा तो इनकी करेंसी जो है वो बेसिकली क्या होना शुरू हो जाएगी, एप्रिशिएट। पर करेंसी एप्रिशिएट का फिर एक कॉन्सिक्वेंस भी होता है। तुम्हारा अभी तो एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तुम्हारी करेंसी की अभी तो वैल्यू बढ़ रही है, पर जब तुम्हारी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो करेंसी एप्रिसिएशन से आपको याद होना चाहिए कि एक्सपोर्ट की प्राइस फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी और इंपोर्ट की प्राइस जो है वो फिर कम होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज अ नेगेटिव इंपैक्ट, क्योंकि घाना अभी तेल बेच रहा है, अभी तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, जब फ्यूचर में करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो फिर वापसी एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, वापसी उनके एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ना हो कि देखो तेल तो इनका बिक जाएगा, ऐसा ना हो कि दूसरी इनकी सेक्टर्स है वहां पर मसले होना शुरू हो जाए। क्लियर है ये चीज? बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होगा तो करंट अकाउंट खराब होगा, करंट अकाउंट खराब होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा। अच्छा, गाना की करेंसी भी बता दी इसने, सीडी। सही है, सीडी इनकी करेंसी का नाम है। दिस एप्रिसिएशन reduces the competitiveness of Ghana's agriculture and manufacturing goods। देखो कॉन्सिक्वेंसेस से बता दिया कि तेल का एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट की वजह से करेंसी की वैल्यू बढ़ी, मसला हुआ कि एक्सपोर्ट महंगे हो गए,
एक्सपोर्ट महंगे हो गए तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चर गुड्स की डिमांड कम हो गई, जाहिर है महंगे हो जाएंगे क्योंकि एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ती है, लीडिंग टू एन इंक्रीज डिमांड फॉर इंपोर्ट्स, जाहिर है इंपोर्ट की प्राइस कम हो रही है, एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ रही है। दिस लॉस ऑफ competitiveness is referred to as the Dutch disease, reflecting the experience of the Netherlands following the exploitation of the natural gas reserves। तो ये नेदरलैंड्स के साथ भी हुआ था, इन लोगों ने इसको निक नेम दे दिया डच डिजीज का, कि तुम्हारी एक सेक्टर की जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, और उस करेंसी के वैल्यू के बढ़ने की वजह से तुम्हारे एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाते हैं और तुम्हारी बाकी सेक्टर की फिर एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। The oil provides the Ghana government with revenue from the tax on each barrel of oil produced. This revenue can be used to provide transfer payments and goods and services such as roads, health facilities, and the public water supply. तो redistribution of income पे भी यहाँ पर काम हो रहा है, अदर थिंग्स भी लोगों को प्रोवाइड हो रही है बाय दिस टैक्स रेवेन्यू। जाहिर है भाई तेल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, टैक्स रेवेन्यूज मिल रहे हैं, दिस मनी कुड इज बीइंग यूज्ड इन ऑन अदर एरियाज ऑफ द इकोनॉमी। अनूप बेटा वो सवाल में भी आएगा तो वापस बताऊंगा। दीज कैन बेनिफिट बोथ हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेसेस। ऑल्टरनेटिवली the presence of such revenues can create corruption and conflict as political groups compete for them। अब जाहिर है सारे पैसे खाने वाले आ जाएंगे बीच में, ठीक है। Between 2011 and 2018, agricultural products and food as a share of Ghana's exports have decreased as shown in figure 1.1. So if you look at the agricultural products, आप देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो कम होते जा रहे हैं। ये देखो ग्रे वाला जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, देखो कम होता जा रहा है विद टाइम, देखो कम होता जा रहा है, फिर वापसी बढ़ रहा है, फिर वापसी कम हो रहा है। अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखो तो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है, तो नेट इम्पैक्ट तो कम ही है। मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट का भी आप देख लो यही हो रहा है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स भी आपके ओवरऑल कम हो रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं और फिर देखो यहाँ पर जाके एंड हो रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ इसने दिया हुआ है, पर इससे हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इतना कोई मसला है नहीं। कलर्स वगैरह इसने सब दिए हैं, तो उससे हो जाएगा, ठीक है। सवाल देखते हैं, अभी फायदा नहीं है इस पर लंबी करने का। The extraction of natural resources have also affected Ghana's economic performance as shown in table 1.1। तो सबसे पहले इससे मुझे HDI दिया हुआ है, तो HDI में बेसिकली क्या क्या आता है, HDI में आपका आता है रियल GNI पर हेड which is the gross national income per head inflation adjusted। फिर इसमें एजुकेशन आती है, एजुकेशन में क्या चीज देखता है HDI, याद है आपको? एजुकेशन की ऐसी कौन सी चीज देखता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मेजर है, अगर आपको याद हो। तो HDI में एजुकेशन में स्कूलिंग ईयर्स देखे जाते हैं, सही, आपको ये याद होना ही बेटा, स्कूलिंग ईयर्स, ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, गड़बड़ हो जाएगी। एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। और हेल्थ में क्या देखता है? अब हेल्थ में भी 100 चीजें आती हैं, पर ये हेल्थ केयर में क्या देखता है HDI? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा हमें ऑलरेडी पता है, विच इज GDP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एक्सचेंज रेट मुझे बताओ, CD पर US डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है? पहले जो है, इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, पहले जो है वो $1 1.06 के इक्वल था, अब $1 0.17 के इक्वल है। इसका मतलब गाना की जो करेंसी है ना वो एप्रिशिएट हो रही है। पहले मुझे 1.06 का $1 मिलता था, अब मुझे 0.17 का $1 मिल रहा है, ठीक है। तो यू शुड नो हाउ टू रीड दिस, क्लियर है? तो ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखें तो बढ़ रही है वैसे तो, क्योंकि HDI बढ़ रहा है, पहली चीज HDI बढ़ने का मतलब है कि हाँ भाई लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, सही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। GNI पर कैपिटा भी इनका बढ़ रहा है, सही है, GNI भी इनका बढ़ रहा है, तो इससे भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। और एक्सचेंज रेट इनका अप्रिशिएट हो रहा है, तो इनके एक्सपोर्ट्स कम होंगे, तो शायद ये फंस जाए। बहुत सिंपल है, ठीक है। पार्ट ए कह रहा है, विद द एड ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन द पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ घाना। तो पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ घाना क्या होगी भाई? पोटेंशियल ग्रोथ ऑफ घाना क्या होगी? बढ़ जाएगी। सो यू कैन शो दिस यूजिंग एन LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करके दिखा सकते हो, या सिंपली एक TPC को राइट पर शिफ्ट करके दिखा दो और जनरल एक्सप्लेनेशन दे देंगे, ठीक है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। With the aid of a diagram, explain the effect of natural resource development on the potential growth of Ghana। तो potential growth of Ghana बढ़ जाएगा। अब या तो आप LRAS को राइट पर शिफ्ट करो, which is the long run aggregate supply, या तो आप PPC को राइट पर शिफ्ट करो। तो पार्ट ए इज वेरी सिंपल। फिर कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन घाना विल क्रिएट फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर्स थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट।
तो 4 मार्क्स का सवाल है, इसका डायरेक्ट मैं आंसर ही पढ़वाऊंगा आपको, बड़ा सिंपल है कि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो उससे फर्दर इनकम जनरेट होंगी, तो लोग स्पेंड करेंगे तो और बिजनेसेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पूरा मल्टीप्लायर का प्रोसेस समझाना है, बड़ा बेसिक है, ठीक है। पार्ट सी में कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट द इंफॉर्मेशन मींस बाय द डच डिजीज। तो व्हाट वाज द डच डिजीज? कि आपके ऑयल के एक्सपोर्ट्स बढ़े, आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ा, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ी। जब आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ी तो आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। नाउ व्हाट इज द डच डिजीज? डच डिजीज ये कहता है कि जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट होती है तो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो जो आपकी दूसरी एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाती है। क्या था डच डिजीज? ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़े, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ा, करेंसी की डिमांड बढ़ी, करेंसी की वैल्यू बढ़ी, एक्सपोर्ट की प्राइस बढ़ी, दूसरे सेक्टर्स के एक्सपोर्ट कम हो गए। दिस इज द डच डिजीज। कि एक एक्सपोर्ट बढ़ने के चक्रों में करेंसी की वैल्यू बढ़ी, जिसकी वजह से दूसरे एक्सपोर्ट महंगे हो गए, विच लेड टू अ फॉल इन द एक्सपोर्ट रेवेन्यू, और मुल्क को नुकसान होना शुरू हो गया। तो दिस इज द डच डिजीज। एंड कंसिडर टू व्हाट एक्सटेंट घाना सफर्ड फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। घाना ने सफर किया है, सही है, घाना ने सफर किया है। अब अयान ऑयल एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड इन इलास्टिक कंसिडर आप कर सकते हो। सही, ऑयल एक ऐसी चीज है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर, और मैन्युफैक्चरिंग पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ऑयल के एक्सपोर्ट्स तो आपके वैसे ही बढ़ रहे हैं ना। तो फिगर 1.1 में आप उसको फिर बताना ये बात कि देखो एग्रीकल्चर कम हो रहा है, मैन्युफैक्चर्ड अगर आप देखो आपका कम हो गया इतना ज्यादा, मतलब नियरली 25%। अगर आप देखो मैन्युफैक्चर्ड पहले इतना था, मैन्युफैक्चर्ड का कलर देखो ये डॉटेड वाला है व्हाइट, तो पहले इतना था और अब इतना हो गया है, तो मेयरली 20% या 25% फॉल आया है, ठीक है। फिर आप जो है, इसने कुछ ईयर दिए मैं, इसने कुछ साल दिए हुए नहीं है, मैंने लिखा तो था। चलो आंसर पढ़ता हूँ डायरेक्ट। यहाँ वही ना, इन इलास्टिक डिमांड है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कह रहा आंसर पढ़ते हैं डायरेक्ट, फिगर 1.1 से कनेक्ट करके मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। यूज द इंफॉर्मेशन टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन गाना। ये तो बड़ा आसान सवाल है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट आ रहा है गाना से। तो मैं इसी टेबल को यूज करके पूरा आंसर बना सकता हूँ जनरली। एक तरफ बोलो हाँ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बोलो कम हो रहा है। अच्छा, जिधर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है वहां पर आप क्या क्या बताओगे? वही बात करना, एक्सटर्नैलिटीज, पॉल्यूशन, ये सारी चीजों की तो बात ही नहीं करी भी आपने यहाँ पे। माइनिंग हो रही है, ये सारे मसले हैं, ठीक है। इन सारी चीजों की आपने बात नहीं करी भी तो उससे स्टैंड ऑफ लिविंग कम होता है। फिर करेंसी एप्रिसिएशन का अलग मसला है, उससे अलग मसले होंगे, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट दूसरे सेक्टर्स पे होगी ये भी नहीं पता। फिर रिसोर्सेज तुम्हारी सारी एक जगह जमा हो रही है, दूसरी जगह से रिसोर्सेज कम होती जा रही है, ये भी एक मसला है, ठीक है। तो देखो जनरली आंसर देखना चाहिए तो पार्ट डी का भी आंसर पढ़ेंगे, पर पार्ट डी बड़ा आसान है। अच्छा पार्ट ए देख लो क्या है। पार्ट ए में लिखा, क्या लिखा हुआ है? When Ghana developed its oil resources, it increased its ability to make more goods and services. This means that the country experienced potential economic growth. This can be shown using a PPC diagram. The PPC shifts outward from the original curve to a new one, showing that Ghana can now produce more of capital and consumer goods. This outward shift happens because more resources like oil are available for production. The same idea can be shown with the long run aggregate supply curve shifting to the right. In both cases, it shows that Ghana's economy can grow over time due to the development of natural resources. ठीक है, 8 मार्क का सिंपल पैटर्न है अनु, बट टू साइडेड आंसर है विद कंक्लूजन, क्योंकि वही बात है, असेस का वर्ड उसने लिखा हुआ है। तो कंक्लूजन सिर्फ लास्ट पार्ट में ही आएगा क्योंकि शुरू के 3 पार्ट तो एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन में कंक्लूजन नहीं आता। अगर कंसिडर या असेस लिखा हुआ है तो फिर आप कंक्लूजन देते हो वरना नहीं देते। अच्छा, पार्ट बी में ये कह रहा था कि भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे आ रहा है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन देख लो। The multiplier effect is the total increase in income or output that results from an initial increase in spending. In other words, it measures how much extra income is created in the economy when new money is spent. When Ghana started making oil, oh, started extracting oil, it created jobs in the oil sector. The works, the workers in the jobs earn income and then spend it on goods and services like housing, food, and transport. This spending increases demand in other sectors such as retail and construction, which leads to more jobs and income in those areas too. The new workers in those sectors also spend their income, creating further rounds of spending and job creation. सही, फर्दर पैसा जो बनता जा रहा है। इन दिस वे द ओरिजिनल इंक्रीज इन ऑयल रिलेटेड जॉब्स लीड्स टू अ बिगर ओवरऑल राइज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अक्रॉस द इकोनॉमी। 4 मार्क का सवाल है, उस हिसाब से भी ये थोड़ा ज्यादा लिखा हुआ है, अगर थोड़ा कम भी लिखोगे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पार्ट सी में डच डिजीज समझाना था तो डच डिजीज देख लो।
Dutch disease happens when a country finds and exports natural resources which brings in more foreign currency and causes the local currency to become stronger. सही है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिफाइन करा दो यहाँ पे पार्ट में. This makes other exports like manufacturing goods expensive and less competitive in the world markets. In Ghana, the oil exports bought in US dollars and the CD appreciated, shown by the exchange rate falling from 1.06 to 0.17. This made Ghana's manufactured exports more costly. सही है, ये exchange rate falling नहीं होगा, rising होगा. एक मिनट रुको. ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ना, प्रोड्यूसिंग ऑयल, यू डू नॉट मेक ऑयल, यू एक्सट्रैक्ट ऑयल. इन वर्ड्स का थोड़ा ख्याल रखना, मैंने जल्दबाजी में लिखे थे. सही है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है भाई, डेटा रिस्पॉन्स में कोई पंचायत नहीं है भाई, कोई लंबी नहीं करनी होती. पर देखो फिगर 1.1 से देखो, मैंने आपको वही बोला ना, मैंने मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स के बारे में लिखा था, मुझे याद आ रहा था, ये वाली चीज मैंने लिखी थी. फ्रॉम अराउंड 25% टू बिलो 10%, जो मैंने मैन्युफैक्चर्ड को लिंक करके यहाँ पर बता दिया कि मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं. फिर एंड में आपने बोला कि हाँ भाई गाना ने सफर किया है फ्रॉम डस्ट डिजीज. As manufacturing exports become a smaller part of the economy after oil exports increased. सही है. तो ये शुरू के 3 पार्ट तो देखो बहुत आसान थे, अगर इसमें कम से कम 12 में से आप 8-9 भी ला रहे हो ना तो यू आर गुड टू गो, मसला नहीं है इतना, क्योंकि 20 में से 20 तो बेटा आपके अच्छे भी नहीं ला सकते, बड़ा मुश्किल काम है ये. 15 प्लस का टारगेट रखो बस डेटा रिस्पॉन्स में. अच्छा, लास्ट पार्ट में ये क्या कह रहा है, यूज द इंफॉर्मेशन टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन गाना. अब तेल निकालने से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, बहुत आसान सवाल है, क्योंकि डेटा इसने सब दिया हुआ है, हमने इसको देखो एनालाइज भी कर दिया. अब डायरेक्ट मैं आपके सामने आंसर रखा हूँ तो उसको हम पढ़ते हैं. देखो पहले स्टैंड ऑफ लिविंग को जनरली डिफाइन कर दो, नहीं भी करते तो चल जाता, इतना मसला नहीं होता, पर आदत रखो अपनी. एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है कि व्हेन यू डिफाइन थिंग्स यू नो कि आप लिख क्या रहे हो आगे, आपका दिमाग उसके लिए रेडी हो जाता है कि मुझे इस बारे में लिखना है. द एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल इन गाना लाइकली इंप्रूव मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड. देखो मटेरियल क्वांटिटेटिव बात हो रही है. द डेवलपमेंट ऑफ द ऑयल सेक्टर क्रिएटेड जॉब्स डायरेक्टली इन एक्सट्रैक्शन एंड इनडायरेक्टली इन रिलेटेड industries like transport and construction. As a result, GNI per capita increased significantly from $2,478 to $5,484. With more income, people were able to spend more on food, housing, and other basic needs, raising their quality of life. So this is the first point. डच डिजीज तो उसने केस में बताया हुआ है ना भाई, सिलेबस का कोई पार्ट नहीं है ये, केस में बताया हुआ है. वैसे तो स्टैगफ्लेशन भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर स्टैगफ्लेशन को केस में अक्सर बता देता है. ठीक है. There is also evidence of improvements in non-material aspects. HDI देख लो, उसका बढ़ रहा है from 0.55 to 0.61. HDI include indicators like life expectancy, education, and income. Better access to healthcare and schooling, possibly due to higher government revenue from oil exports. तो HDI क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, गवर्नमेंट वही टैक्स रेवेन्यू हेल्थ केयर और एजुकेशन पे स्पेंड कर रही है, तो आपको एक्सप्लेन करना है उसको. अब हाउएवर ये कह रहा है कि देखो आपकी दूसरे सेक्टर्स की वो कम हो रही है. ठीक है, आपके दूसरे सेक्टर्स की एक्सपोर्ट्स कम हो रही है ऑयल की वजह से, तो ये एक मसला है. अब इसका इम्पैक्ट कितना होगा उसका डेटा इतना दिया हुआ नहीं है हमें. दूसरा आपने क्या बात करी, देयर इज नो मेंशन ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट्स व्हिच वी डिस्कस्ड. So in conclusion, although income and development indicators improve, we cannot fully confirm that everyone's standard of living rose. You can never answer this कि सबका standard of living बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, डेटा दिया हुआ भी होता फिर भी आप नहीं बोल सकते. Some groups may have been left behind and there may have been negative effects that are not shown in the data. Again आपने डेटा पे क्वेश्चन मार्क रख दिया. सही, आपने डेटा पे क्वेश्चन मार्क रख दिया. ऑयल की एक्सट्रैक्शन तो बेटा कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकती, आप ये भी लिख सकते हो, मसला नहीं. मतलब जितना भी आप उसको तरीके से कर लो, इट कैन नेवर बी सस्टेनेबल. इन द फ्यूचर तेल तो खत्म बेटा होना ही है. आप ये भी लिख सकते हो कि भाई ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस कि हाउ द गानास गवर्नमेंट इज कंट्रोलिंग द नेगेटिव इंपैक्ट्स. बिल्कुल लिख सकते हो मुझसे बात. जीनी कोफिशिएंट के बारे में आप लिख सकते हो, बोलो भाई जीनी कोफिशिएंट का डेटा नहीं दिया हुआ है इसने, हमें नहीं पता इनकम इनइक्वालिटी कितनी है. ठीक है, जीता बेटा, आप सेक्शन ए में इतना एक्स्ट्रा नहीं जाते, यू डोंट मेक डायग्राम्स अननेसेसरीली. ठीक है.
असल में बेटे एनालिसिस यही होता है ना, आप क्या करोगे इससे ज्यादा एनालिसिस? हाउ वेल द गवर्नमेंट इज एबल टू रीडिस्ट्रीब्यूट द इनकम जनरेटेड, ये भी एक इवैल्यूएटिव कमेंट हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह अपना दिमाग खोलोगे ना तो कर पाओगे। इन दी एंड यू हैव टू कीप इन माइंड आपको 35 मिनट में ये करनी है, 35 से 40 मिनट, क्योंकि सेक्शन बी और सी में आपका ज्यादा टाइम चले जाता है। उम्र इस वीक में हो जाएगा सब। ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी डेटा रिस्पॉन्स थी ऑफ दिस पेपर विच वाज वेरी इजी। अगेन मैंने आपको हमेशा ही बोला आसानी होगी। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विथ अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 4 वेरिएंट 1, section B. Now section B is always micro. Same instructions है, you have to attempt any one question. तो कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए इस पेपर में? तो एवरीवन शुड गो फॉर क्वेश्चन 2 इन दिस पेपर। ठीक है, एवरीवन शुड गो फॉर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 ही करना चाहिए। जो क्वेश्चन 3 करेगा वो अपना ग्रेड खराब करेगा, क्योंकि दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच इज टेस्टेड पहली बार। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन शायद किसी बच्चे ने ना देखा हो जब वो पहली बार पेपर में बैठा हो। तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने देखे हैं वो करने चाहिए। सही, तो 2 ऐसे तो बहुत आसान सवाल है, पहले 2 करते हैं। मेन फोकस हमारा 3 है इस पेपर में। वेरी गुड क्वेश्चन। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी तौर पे अटेम्प्ट होगा पेपर में। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अगर आप पहली बार पेपर में बैठे हो इस वाले। ठीक है, क्वेश्चन 3 एक ऐसा सवाल है जो इतना ज्यादा रिपीटेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है तो आसान, ये भी मुश्किल नहीं है, पर जब 2 आपके पास अवेलेबल है तो आप क्यों करोगे 3? सही है, तो 2 में वही घिसी पिटी चीजें हैं जो हम पिछले 2 पास पेपर से कर रहे हैं। जून 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2, सेक्शन बी में भी हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखा है। हमने जून 2024 पेपर 4 वेरिएंट 1/3 में भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन देखा है सेक्शन बी में। तो यहाँ पर हम वापस देख रहे हैं नवंबर 24 के पेपर में। गवर्नमेंट्स इन मेनी कंट्रीज आर promoting policies that reduce the impact of the negative externalities. Evaluate using appropriate diagrams the extent to which two policies used to reduce negative externalities can also improve allocative efficiency. So a question of market failure will always connect to allocative efficiency. पॉलिसीज हमसे पूछ रहा है तो कॉज भी हमें बताना पड़ेगा, विदाउट कॉज हम पॉलिसी नहीं बता सकते। क्वेश्चन प्योरली एलोकेटिव के ऊपर है तो मैं प्रोडक्टिव का जिक्र अब नहीं करूंगा, क्योंकि जनरली इसने एफिशिएंसी नहीं लिखा हुआ, इसने एलोकेटिव एफिशिएंसी बोल दिया है। सो वी डोंट नीड टू मेंशन प्रोडक्टिव नाउ। सही है, तो मैं जब अपना आंसर स्टार्ट करूंगा तो मुझे AO1 और AO2 में 14 मार्क की स्टेटमेंट में तो पहले उसको ये सब बताना होगा कि मार्केट फेलियर है क्या, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है, पॉलिसी की हैं, फिर पॉलिसी की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में बताऊंगा और अपने आंसर को कंक्लूड कर दूंगा। सही है, so we'll start with the definition of market failure because this question is of market failure, so you need to define market failure first. अब कुछ बच्चे बोलेंगे जब मार्केट फेलियर क्यों डिफाइन कर रहे हो, डायरेक्ट नेगेटिव से शुरू कर दो। तो बेटा एक लॉजिकल मैनर में आंसर लिखे जाना है, सो यू नीड टू डिफाइन, वरना फायदा नहीं है। सही है, लॉजिकल मैनर में आंसर लिखने के मार्क्स हैं। अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम की गाइडलाइन पढ़ो तो मैंने पढ़वाई थी जब मैंने यूटिलिटी का सवाल कराया था पहली बार आपको। ठीक है, तो डिफाइन एलोकेटिव एफिशिएंसी। एलोकेटिव एफिशिएंसी को डिफाइन करने के साथ जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज एमएसबी इज इक्वल्स टू एमएससी और MC इज इक्वल्स टू AR, जिस MC इज इक्वल्स टू प्राइस। तो रेकमेंडेड तो यही है कि आप इस अप्रोच से करो, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन तो है नहीं। सही है, फिर उसके बाद जो है वो आप क्या करोगे, यू नीड टू एक्सप्लेन एलोकेटिव इनएफिशिएंसी एज वेल। यू नीड टू एक्सप्लेन एलोकेटिव इनएफिशिएंसी एज वेल where the resources की allocation is not according to the society's point of view. You need to make one diagram. मैं फिर भी आपको दोनों बना के दिखा रहा हूँ जो मैं हर सवाल में दिखाता हूँ, अब आपकी मर्जी है। असूलन तो MSB MSC वाली यहाँ पर आएगी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, बिकॉज द क्वेश्चन इज प्योरली ऑफ मार्केट फेलियर। मार्केट स्ट्रक्चर को अगर वो टच करेगा तो मैं MC इक्वल्स टू AR की बात करूंगा, वरना मुझे जरूरत नहीं है। तो वही किसी भी चीज करेंगे, मार्जिनल सोशल कॉस्ट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, दिस इज द इक्विलिब्रियम, ये आपकी क्वांटिटी आ गई है। ये वो पॉइंट होता है जहां पर देर इज नो अंडर स्लैश ओवर एलोकेशन। ये वो पॉइंट है जहां पर आपकी एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो चुकी है।
एलोकेटिव इनएफिशिएंसी कैसे सिखाओगे? या तो इसी ग्राफ में एडिटिंग करके दिखा दो कि भाई अंडर ओवर हो रहा है, जनरली एक्सप्लेनेशन में बता दो कि भाई जब अंडर ओवर एलोकेशन होती है तो दिस रिजल्ट्स इन एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। और दूसरा ग्राफ जो नॉर्मली बच्चे यहाँ पर बनाते हैं वो ये वाला होता है, जिसमें आप बेसिकली एमसीजी इक्वल्स टू एआर करके दिखाते हो। तो दिस इज अप्रोच विच इज नॉर्मली यूज्ड इन मार्केट स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। यू डोंट नीड टू फॉलो दिस इन मार्केट फेलियर के क्वेश्चंस में, फिर भी यहाँ बना के दिखा रहा हूँ ताकि मैं रिलेट कर सकूँ। तो दिस इज द पॉइंट विच इज यूज्ड इन मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नॉर्मली हम यही वाला ग्राफ बनाएंगे अगर मार्केट फेलियर का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा फिर अब आपको यहाँ पर एक बहुत सिलेक्शन करनी है कि मुझे कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर को बताना है या प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर को बताना है, क्योंकि द क्वेश्चन इज प्योरली स्टेटिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। इस सवाल में इसने ये कहीं भी नहीं बोला कि कंजम्पशन दिखाना है कि प्रोडक्शन दिखाना है। तो हम कंजम्पशन अप्रोच पे जाएंगे, हम डीमेरिट गुड पे अप्रोच पे जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी एग्जाम्पल्स पे क्रिएट हो जाएंगी। सही है, जब तक आपको प्रोडक्शन का बोला ना जाए तो आप प्रोडक्शन की तरफ ना जाओ। अगर आपको एक ओपन एंडेड चॉइस दी हुई है ना तो गो फॉर कंजम्पशन। अब इस सवाल में मुझे नेगेटिव कंजम्पशन नेगेटिव प्रोडक्शन कुछ भी नहीं बोला हुआ है, इससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बोला हुआ है। तो आप एक उसको स्मॉल इंट्रोडक्शन दोगे जहां पर यू विल स्टेट दैट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज अकर व्हेन द कंजम्पशन स्लैश प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोड्यूसेस अ कॉस्ट to the society which is greater than that incurred by an individual consumer or producer. This is sometimes described as a negative spillover effect. मैंने यहाँ पर स्टार पॉइंट एक ऐड कर दिया है, वी आर गोइंग फॉर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज, वी वोंट डिस्कस अबाउट द नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज बिकॉज यू आर द जज, आपको डिसाइड करना है। तो हम आसान वाली अप्रोच पे जा रहे हैं। So again, we will start our answer with demerit goods. Demerit goods में बताएंगे कि social cost is greater than the private cost. Existence of external cost है यहाँ पे, cigarette, sweets, alcohol की example create करेंगे। Information failure का बताएंगे कि people do not realize the true cost of consuming these things, कि हमारी वजह से किस किस को नुकसान पहुंच रहा है। Over consumption, over production, undercharged, over allocation, this results in allocative inefficiency. तो demerit goods may result in negative consumption externalities. आपको याद होना चाहिए कि जब भी कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का डायग्राम बनाते हैं वी अज्यूम दैट देयर इज नो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी टू सिंप्लीफाई थिंग्स। ओवर एलोकेशन यहाँ पर मुझे शो करनी है, मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल सोशल बेनिफिट व्हिच रिजल्ट्स इन एक्सटर्नल कॉस्ट इन कंजम्पशन। मेरिट में सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होता है, डी मेरिट में प्राइवेट बेनिफिट सोशल बेनिफिट से ज्यादा होता है। तो जब मैं यहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की लाइन बनाऊंगा, क्योंकि देखो एमएससी और एमपीसी तो इक्वल है तो यहाँ पर तो कोई पंचायत है ही नहीं, पर अगर मैं यहाँ पर मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की लाइन बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एमएसबी के ऊपर बनानी है। जब मैं एमएसबी के ऊपर यहाँ पर एक लाइन खींच दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी सारी चीजों के जवाब यहाँ पर मिल जाएंगे उसको, कि मैं उसको जो है वो ओवर एलोकेशन शो कर दूंगा। सो दिस इज P1, दिस इज E1, माय फोकस इज क्वांटिटी। तो देखो ओवर एलोकेशन मैंने शो कर दी। एज एन A2 लेवल स्टूडेंट यू नीड टू आइडेंटिफाई द पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट। तो आप Q1 से, जो कि प्राइवेट सेक्टर का इक्विलिब्रियम है, देखो Q1 इज द प्राइवेट सेक्टर का इक्विलिब्रियम, प्राइवेट सेक्टर के इक्विलिब्रियम पे हमेशा एक एक्सटर्नैलिटी होगी। तो E1 से लेके A इज द पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट, जिसकी वजह से ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाता है विच इज A, E and E1 विच रिप्रेजेंट्स द डेड वेट लॉस टू द सोसाइटी, which represents a dead weight loss to the society। आलियन बेटे लिख देगा तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखेगा तो वो खुद समझ जाएगा कि तू अज्यूम कर रहा है कि प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी नहीं है। सही है, सो यू डोंट नीड टू मेंशन, अगर करना है तो कर दे, कोई टेंशन नहीं है। हम अपनी मर्जी से ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वरना कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी लंबी कर देते हैं, ग्राफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो मैं ये नहीं करता। मैंने एग्जामिनर से कंफर्म की भी है ये चीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब आपने उसको इशू पूरा समझा दिया है। इशू समझाने के बाद जो है ना वो आपको पॉलिसी पे जाना है। सो यू नीड टू यूज टू पॉलिसीज, वी विल गो फॉर द सिंपलेस्ट पॉलिसीज पॉसिबल। तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स ऑन डीमेरिट गुड्स एंड इंफॉर्मेशन वाली पॉलिसी लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या करेगा, सप्लायर पे लगाया जाएगा, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, वो बर्डन कंज्यूमर पर डालेगा, प्राइवेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइवेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हो जाएगी बिकॉज पीपल विल स्टॉप कंज्यूमिंग दीज थिंग्स। सही है, पीपल विल स्टॉप कंज्यूमिंग दीज थिंग्स एंड यू विल गेट टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट और एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। तो बेसिकली जो ए से लेके E1 का पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट है उसी के इक्वल E से लेके E2 मुझे पर यूनिट टैक्स लगाना है और डेड वेट लॉस ऑफ A, E एंड E1 को एलिमिनेट करना है। बेसिकली मुझे वापसी क्वांटिटी क्यू पे आना है। तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी क्यू पे आने के लिए मैंने आपको टोटका बताया था कि एक वर्टिकल लाइन यहाँ से खींचा करो और वो वर्टिकल लाइन खींचने के बाद इसी पॉइंट पे जो है ना वो कर्व बना दो। जब इसी पॉइंट पे आप कर्व बना दोगे ना तो दिस विल बी बेसिकली एमपीसी प्लस टैक्स। तो आपने एमपीसी को बढ़ा के दिखा दिया एंड दिस इज योर E2। E2 पे आप देख लो आपकी प्राइस मजीद बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आपने सक्सेसफुली जो है वो वापसी क्यू पे आ चुके हो। और जब आप वापस क्यू पे आ जाओगे तो दिस डेट विद लॉस विल बी एलिमिनेटेड नाउ। तो आपने सक्सेसफुली जो है वो मार्केट फेलियर को यहाँ पर खत्म कर दिया, एक्सटर्नैलिटी को गायब कर दिया। सही है,
हाँ नहीं बेटे सिमिलरली होता है, पर फर्क है थोड़ा, जब आगे क्वेश्चन कोई आएगा प्रोडक्शन का तो हम देखेंगे उसको। मैं मार्केट फेलियर के टॉपिकल क्वेश्चंस की भी क्लास लूंगा जिसमें मैं प्रोडक्शन वाली चीज टच करूंगा, तो टेंशन नहीं है बेटे। मैंने पहले ही मेरे मॉडल आंसर्स अगर आप लोग ने देखे हैं पिछले पिछले 2 अटेम्प्ट्स के, वो मैंने डाल दिए जो पेपर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, तो उसमें मैंने एक ही डायग्राम में इशू और पॉलिसी दिखाई है। ये पोर्टल पे अगर आप देखो तो मैंने आंसर डाल दिए, मैंने एक ही डायग्राम में इशू और पॉलिसी समझाया है। इतना पेपर में टाइम नहीं होता, सही है, इतना पेपर में टाइम नहीं होता, तो आप एक ही डायग्राम में इशू और पॉलिसी समझाओगे। जाहिर सी बात है बेटे, जो सारी आपको बोल रहा है वही करोगे। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव कंजम्पशन की तो बात करी, और क्या करिए बेटे। रेहान आपको बताएगा, सारी चीजें आपको ग्रुप में बताई हुई है हमने बेटे, आप देख लो ग्रुप। अच्छा उसके बाद अब आपने एक और पॉलिसी यूज करनी है डीमेरिट गुड्स की, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट की बात करोगे, डिफाइन करोगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, परसुएसिव एंड इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दोगे, कैंपेन्स चलाओगे, इन डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन को कम करोगे, नच करोगे लोगों को, नच थ्योरी का यूज होगा, बिहेवियरल थ्योरी है, जहां पर आप लोगों को पोक करोगे, सेंस ऑफ डायरेक्शन दोगे ताकि वो अपने बिहेवियर को चेंज करे। एंड यू नीड टू सक्सेसफुली रिड्यूस द डिमांड ऑफ दिस थिंग, जिसकी वजह से आपकी एलोकेशन का मसला हल हो जाएगा। तो ओ लेवल वाला बेसिक ग्राफ यहाँ पर बनता है, सही है। अच्छा उसके बाद जो है इवेल्युएशन में, इवैल्यूएशन में अब आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन में आपको जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स और प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन की इफेक्टिवनेस बतानी है कि भाई प्रिसाइज वैल्यू ऑफ टैक्स हमें कैसे पता चलेगी, सही है। उमर बेटे मसला तो नहीं होगा, पर करना चाहिए नच थ्योरी को इन्वॉल्व। हाउ टू मेजर टैक्स और एक्सटर्नल कॉस्ट को आप इक्वल कैसे करोगे। टैक्स अगर बहुत ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन का खतरा है, टैक्स अगर बहुत कम होगा तो इनअफेक्टिव है। टाइम लैग होता है, टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बी इफेक्टिव, सही है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप कर सकते हो। हर पॉलिसी में टाइम लैग का मसला है, हर पॉलिसी में टाइम लैग का मसला है, सही है। फिर उसके बाद जो है आप एडवर्टीजमेंट की बात करो, बोलो लेस एफिशिएंट इफ नॉट कंसिस्टेंट, पीपल आर इग्नोरेंट, दे सिंपली इग्नोर द एडवर्टीजमेंट। अगेन दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जो कि टाइम लैग यहाँ पर भी क्रिएट हो रहा है। ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पॉलिसी है जिसमें अगेन टाइम लैग क्रिएट हो रहा है, सही है। तो हर पॉलिसी की अपनी बुराई है, एंड में आप इसको बोल देना, इट इज पॉसिबल टू शो दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ इनएफिशिएंसी कॉज्ड बाय द एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, but it is not clear whether the net effect of government intervention will always be positive. Some types of intervention will be more effective than others depending on the nature of good or service under consideration. Market failure can never be eliminated, it can be reduced to some extent depending on how effective the government intervention is. और बहुत चीजें यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे कुछ बच्चे मुझसे लास्ट क्लास में पूछ रहे थे क्लास के बाद कि सर और क्या लिख सकते हैं, तो मैं कुछ और बातें भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो आपके आंसर को बहुत इंप्रूव कर देगा। आप उसको बेसिकली ये लिख दो कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस of the policies, overall effectiveness of the policies depends on the implementation, consumer responsiveness, and the degree of market failure present. अच्छा कुछ गवर्नमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट की पॉलिसी अवॉइड भी करती हैं, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है, ये कहते हैं इतनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे हम क्यों जाएं, हमारा बेनिफिट, हमारा पूरा जो मेहनत है वो दूसरी गवर्नमेंट उसका बेनिफिट ले जाएगी, सही है। अगेन ये विद टाइम जब आप रात में प्रैक्टिस करोगे ये आपको पता चलेगा। आइडियल लेंथ नॉर्मली एक 20 मार्कर की 3.5 पेजेस पे जाती है। 3 पेजेस आर वेरी नॉर्मल फॉर अ 20 मार्कर। डिसएडवांटेज बेटे अगेन आप बेटा वो आपके पेज पे भी डिपेंड करता है ना, आपका पेज कितना बड़ा है। अब आपका पेज छोटा है और 5 पेज का आंसर हो रहा है, तो तू ये कह रहा है कि मेरा आंसर 5 पेज पे जा रहा है, तो ये भी तो पागल वाली बात है, सही है? तो ये भी डिपेंड करता है पेज कैसा है। इवैल्यूएशन में बेटा आप वही बात है, 3 पॉइंट्स आपको बताने हैं। आप तीन, एक पैराग्राफ टेक्स्ट का बनाओ, एक एडवर्टाइजमेंट का बनाओ और एक उसका बनाओ, सही है। हाँ एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड आप पॉलिटिकल वाली बात कर सकते हो। हसन मुझे बेटा पिक्चर दिखा देना, मैं देख लूंगा, सही। आप भी पिक्चर दिखा देना, मैं देख लूंगा। अच्छा अब सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। बेटा आपको स्लाइड क्यों देखनी है, मैं पीडीएफ भेजूंगा।
क्योंकि बेटा पिछले 2-3 अटेम्प्ट से ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें मैं और वक्त नहीं लगाऊंगा। अगर आपको इश्यू है तो आप मुझसे पूछ लेना। मार्केट फेलियर वाला सवाल हमने बहुत बार कर लिया है, सही है। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ, विच इज अ यूनिक क्वेश्चन। इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द प्राइस एंड आउटपुट of a firm if it changes its objective from profit maximization to sales maximization। मुझे तो पहले आप एक चीज यहाँ पर बताओ, सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये कौन सा पॉइंट होता है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? सेल्स मैक्सिमाइजेशन, देखो सब गलत बता रहे हैं, यही मसला है, तभी मैंने आपको बोला है कि डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पहली बार। सब गलत बता रहे हैं, सब लाइन से गलत बता रहे हैं। सबसे पहले आपको तो ये बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन भी एक चीज है और एक सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन है। मैंने जब ये टॉपिक पढ़ाया था ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स, तो उस टाइम पे मैंने ये बात क्लियरली बताई थी कि अगर पेपर में सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है ना, तो उसको आप कंसिडर करोगे सेल्स वॉल्यूम। ये सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन है, ये रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो ना कि मैं एमआर जीरो के बारे में लिख के आ जाऊंगा, समझो गए आपके 20 मार्क्स। आपको सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करना है, विच इज एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो आपने स्टार्टिंग में सवाल को मिस इंटरप्रेट कर लिया है, सही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन। अगर आपको याद हो, जब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स पढ़ रहे थे, तो मैं वो फाइल देखो, एक मैंने आपको सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन पढ़ाया था जिसमें एमआर जीरो था, देखो एमआर जीरो, और एक फिर मैंने आपको सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन पढ़ाया था, और मैंने खास करके जो है क्लास में ये बात बताया था कि अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन लिखा हुआ है ना पेपर में, सिर्फ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो आप इसको ये कंसिडर करोगे। तो मुझे इसके बारे में बताना है। अगर आप एमआर जीरो के बारे में बता रहे हो तो इसका मतलब आप गलत गलत हो गया आपका, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अ फर्म इफ इट चेंजेस इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है from profit maximization, which is MC is equals to MR, to sales maximization, which is average cost is equals to average revenue, as a response to the principal agent problem। तो 20 मार्क्स में आपको यहाँ पर बताना है कि बेसिकली होगा क्या जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज करोगे, और प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है क्या, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मैं इवैल्यूएशन में डिस्कस करूंगा। तो आप बेसिकली क्या करोगे, 14 मार्क में उसको ये सब बताओगे कि हो क्या रहा है। तो आंसर जो स्टार्ट आपका होगा, आंसर जो आपका स्टार्ट होगा वो सबसे पहले होगा डेफिनेशन से। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिफाइन करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिफाइन करोगे विच इज एमसी इज इक्वल्स टू एमआर। फिर आप उसको डिफाइन करोगे सेल्स मैक्सिमाइजेशन को, और आपको याद होगा सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट बोलते थे हम, अगर आपको याद हो, सेल्स मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू जब इक्वल होते हैं तो वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सही है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो। तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, और फिर जो है वो आपका आता है प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम, तो उसको भी डिफाइन कर देना ताकि आपके आंसर का एक अच्छा स्टार्ट हो जाए। प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम के बारे में भी आप उसको डिस्कस करोगे। अब प्रिंसिपल प्रॉब्लम है क्या, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले ग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राफ्स क्या क्या बनाने हैं। तो सबसे पहला जो डायग्राम आपका होगा, गौर से देखना ये जरा, यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, फिर यहाँ पर आपकी आएगी क्वांटिटी, एंड दिस इज योर ओरिजिन। सारे मोनोपोली के ग्राफ्स बनेंगे क्योंकि ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक लार्ज फर्म के होते हैं, तो यहाँ पर आप इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली बातें कर रहे होगे, सही है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, डिमांड इक्वल्स टू ए आर, मार्जिनल रेवेन्यू, फिर एक आपको यहाँ पर बनाना है मार्जिनल कॉस्ट, फिर यहाँ पर आपको एक बनाना है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये जो है वो आपका बेसिक मॉडल अब बन चुका है। अब हर आंसर में यही वाला आना है, और हर क्वेश्चन हर डायग्राम में यही वाली चीज आनी है। तो मैं इसको 3 बार यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ और 3 अलग अलग ग्राफ्स आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब एक एक करके देखो क्या हो रहा है। पहले डायग्राम में तो मुझे उसको दिखाना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किधर है, तो पहले ग्राफ के ऊपर आते हैं। पहले ग्राफ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस पॉइंट पे, एमसी इक्वल्स टू एमआर, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचो, दिस इज क्वांटिटी का क्यू, यहाँ से एक प्राइस निकालोगे, यहाँ से एक कॉस्ट निकालोगे, सो दिस इज प्राइस, दिस इज कॉस्ट, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो ये एरिया जो है वो प्रॉफिट है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद एक और ग्राफ। अच्छा, अब ये वाला जो पहला ग्राफ है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद एक और डायग्राम, अब आपको सेल्स मैक्सिमाइजेशन दिखाना है। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, अरे बेटा उसी पे आ रहा हूँ, देख ले। सेल्स मैक्सिमाइजेशन इस पॉइंट पे होता है विच इज एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। तो ये वाला पॉइंट हो गया जहां पर आपकी प्राइस और कॉस्ट इक्वल होती है, ये आपकी क्वांटिटी है, ठीक है। फिर आपको एक और डायग्राम यहाँ पर बनाना है जहां पर आप उसको चेंज करके दिखाओगे, यहाँ पर आप उसको चेंज करके दिखाओगे कि चेंज कैसे हो रहा है। तो चेंज करके आप कैसे दिखाओगे, आप जो है वो बेसिकली एक पॉइंट बनाओगे ई का, एक पॉइंट आप बनाओगे ई का, तो यहां से एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ खींचूंगा, ये आपकी आ गई प्राइस, दिस इज पॉइंट ए। फिर आप जो है वो उसको एक पॉइंट दिखाओगे E1। तो ऑब्जेक्टिव अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो प्राइस और आउटपुट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, ये आपकी प्राइस P1 है, ये आपकी क्वांटिटी Q1 है। तो प्राइस जो है वो कम हो रही है, क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है। तो ये वाला जो दूसरा आपका ग्राफ था वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का था, और तीसरा ग्राफ बेसिकली आपको डिफरेंस दिखा रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब पेपर में अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें टाइम बचाना है, क्योंकि सवाल में उसने पी और आउटपुट के ऊपर बात करी है, सेलिंग प्राइस और आउटपुट के ऊपर बात करी है, तो अगर आप पहले दो ग्राफ्स ना भी बनाओ तो मसला नहीं है। मैं तो होता अगर आपकी जगह, मैं तो तीनों ही बनाता, पर अगर आपको सिर्फ ये वाला बनाना है आप सिर्फ ये वाला बना लो, मर्जी यार। अगर आपको सिर्फ ये वाला बनाना है तो आप सिर्फ ये वाला बना लो, मैं होता तो मैं तीनों बनाता। सही है, तो ग्राफिकल एनालिसिस है ना, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाता है और आपकी चेकिंग बहुत पॉजिटिवली होती है, तो ठीक है। अच्छा, अब जो है ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमें ऑलरेडी पता है, एमसी इक्वल्स टू एमआर। व्हाट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, सही है। एंड प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर बात करोगे, डायग्राम समझा दोगे, फिर उसको आप बताओ कि भाई कुछ फर्म्स ऐसी हैं जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अवॉइड करती हैं। व्हाई डू बिजनेसेस अवॉइड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बिकॉज दे डोंट वांट द गवर्नमेंट टू इंटरवीन। अक्सर आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा, अक्सर आप बहुत ज्यादा एब नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे होते हो इन द शॉर्ट रन। सो उससे क्या होता है कि आपके गवर्नमेंट जो है वो आपकी नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में आप आ जाते हो तो वो आपको रेगुलेट करना शुरू कर देती है। दूसरा, दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट कंपटीशन। कभी कभार कुछ फर्म्स जो हैं वो एमसीडी को एमआर पे इसलिए भी ऑपरेट नहीं करती बिकॉज दे डोंट वांट टू अट्रैक्ट कंपटीशन, दे डोंट वांट न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट। ऐसा ना हो कि वो देख के घुसना शुरू हो जाए, एंड दे डोंट वांट टू डैमेज द रिलेशनशिप विद देयर स्टेक होल्डर्स, और समटाइम्स देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम बेसिकली ये होता है कि देखो जब बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, सही है, लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो सारे शेयर होल्डर्स मिलकर बिजनेस तो रन नहीं करेंगे ना, वो लोग हायर करते हैं एजेंट को। तो शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल, शेयर होल्डर्स आर द प्रिंसिपल व्हाइल द हायर एजेंट्स which are the managers or the executives or the directors जो बिजनेस को रन करते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि वो मैनेजर्स जो हैं वो या तो बहुत ज्यादा वो होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक होता है। वो कहते हैं कि यार अगर हर साल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे ना तो शेयर होल्डर की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो कभी कभार वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं ताकि वो एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप ना करें शेयर होल्डर्स के दिमाग में। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्लैक होता है ये, ठीक है। देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही है। तो इस वजह से ऑब्जेक्टिव कभी कभार चेंज हो जाता है। पर इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, इसका एक दूसरा पॉइंट देखो। पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि भाई मैंने एज अ मैनेजर ये देखा कि शेयर होल्डर अपनी उम्मीदें बढ़ाते जा रहे हैं कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, हर साल और प्रॉफिट मांग रहे हैं, फ्री हो गए हैं लोग क्योंकि इनको तो डिविडेंड मिल रहे हैं। तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज इसलिए करा क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशंस बिल्ड नहीं करना चाह रहा और मैं इतना ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाह रहा कि वो हर साल मुझसे जो है ना वो इतना ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट करे कि यार मैं उसको पैसा कमा के दूंगा। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पहला तो ये कि इस वजह से आप ऑब्जेक्टिव चेंज कर देते हो। दूसरा, कभी कभार कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लालची होते हैं, उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी की ज्यादा फिक्र होती है, उनको अपने कमीशंस की ज्यादा फिक्र होती है, उनको अपने रिलेशंस की ज्यादा फिक्र होती है, उनको अपने पर्क्स चाहिए होते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को चेंज करके दूसरे ऑब्जेक्टिव्स पे आ जाती है। ये एक और वजह है, सही है। तीसरी वजह और अच्छी है जिसमें उनकी नीयत साफ होती है। देखो अभी जो दो चीजें मैंने आपको बताई है ना उनमें उनकी नीयत साफ नहीं है। तीसरी रीजन प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम की होती है, उनकी नीयत साफ होती है। वो ये कहते हैं कि यार अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कमाएंगे तो देयर इज अ चांस
कि यार गवर्नमेंट पीछे पड़ जाएगी, देयर इज अ चांस कि मार्केट में कंपटीशन अट्रैक्ट होगा, देयर इज अ चांस कि हमें टेक ओवर की बिड आ जाएगी। तो इन सारी चीजों की और अपने रिलेशन डैमेज नहीं करने, क्योंकि जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे तो प्राइसेस तो हाई होंगी, आउटपुट तो कम होगा, तो कंज्यूमर के दिमाग में तो यही होगा ना कि ये एक्सप्लॉइट करता है। तो आपको अपने स्टेक होल्डर से रिलेशन बिल्ड करने के लिए भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को कभी कभार चेंज करना पड़ता है। तो दो रीजंस मैंने आपको बताए, उनमें उनकी नीयत खराब है, एक रीजन मैंने आपको बताया उसमें इसकी नीयत साफ है। तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इज नॉट ऑलवेज बैड, एजेंट्स हमेशा खराब नहीं होते, प्रिंसिपल्स को भी कभी कभार इस बारे में सोचना चाहिए। तो हम अपने इवैल्यूएटिव कमेंट में ये बात करेंगे कि कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी मिनिमाइज्ड, अभी जो मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी मिनिमाइज्ड अगर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को खत्म कर दिया जाए, बिकॉज द एजेंट्स नो मोर देन द प्रिंसिपल। तो कभी कभार एजेंट कोई अच्छी चीज भी कर रहा होता है ना, तो प्रिंसिपल कहता है नहीं यार इसके दिमाग में कोई शैतानी है। तो आप एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को कम करने की कोशिश करो। एज अ प्रिंसिपल आपको ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए अपने बिजनेस में, और आप और मैनेजर्स को भी चाहिए कि वो अपने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि अगर हम हर स्टेप पे कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये चीजें करोगे ना तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगी। हमें ये नहीं पता कि प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो ये भी एक इवैल्यूएटिव कमेंट है। तो उस वजह से जो है वो अक्सर ऑब्जेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ पैराग्राफ्स मैंने आपको दिए हैं, जो बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, तो ये कुछ पैराग्राफ्स मैंने आपको दिए हैं, तो जरूर इसको पढ़ना, ठीक है। अब सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन पे बात करते हैं। व्हाट इज सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, व्हाट इज आउटपुट मैक्सिमाइजेशन? दिस इज द पॉइंट वेयर एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द एवरेज टोटल कॉस्ट। जो ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया, सही है। द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स rather than the total revenue from sales. This might be a point where the firm makes normal profit and would seek to increase its size. Firms enjoy economies of scale, there is a less chance of being taken over. However, the firm will not produce beyond this point, as any output above the point implies loss making behavior. मतलब आप खुद लॉजिकली सोचो, ये डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम में मैं इसके आगे क्यों जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी प्राइस और कॉस्ट अब इक्वल हो चुकी है, मैं इसके आगे जा ही नहीं सकता। मतलब व्हाई वुड आई ऑपरेट एट अ क्वांटिटी व्हिच इज दिस? कॉस्ट ऊपर हो जाएगी, रेवेन्यू नीचे हो जाएगा, कोई पॉइंट ही नहीं होता। क्या प्राइस इस तरह ऑपरेट करोगे, लॉस करोगे? सही, तो इसके आगे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है चीज? अच्छा, ये नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस करते हैं, अगर देखा जाए ना, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। यस, क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, ये एक रेलवे करती है भाई, मिसाल के तौर पे एक एक गवर्नमेंट ओन्ड रेलवे है, गवर्नमेंट ओन रेलवे है, एक राउट ऐसा है जहां पर रोज दो लोग जाते हैं। अब दो लोग भी जा रहे हैं, जा तो रहे हैं ना, उस राउट को बंद तो नहीं कर सकते, वहां से लॉस हो रहा है, पर जो राउट हमें कमा के दे रहे हैं उससे इसको कवर कर लेंगे। तो दिस इज क्रॉस सब्सिडाइजेशन। इफ यू ऑपरेट एट अ पॉइंट विच इज मोर देन द सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट। मतलब मैंने आपको बोला ना कि नॉर्मली आप इस क्वांटिटी से आगे नहीं जाते हो, पर अगर आप इस क्वांटिटी से आगे जा भी रहे हो ना, अगर आप इस क्वांटिटी से आगे जा भी रहे हो, अगर आप इस क्वांटिटी से आगे जा भी रहे हो, तो आप एक गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस हो, क्योंकि वही ये कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस ये हरकत नहीं करेगा नॉर्मली, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। इकोनॉमिक assumption भी यही कहती है। The firm will spend most of its money on increasing its production rather than on advertisement. However, its revenue from sales might be less from sales revenue maximization. सही है, रेवेन्यू तो यहाँ पर है पर कम है। तो जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे जाओगे, तो अंडर सेल्स मैक्सिमाइजेशन आउटपुट इज हायर एज कंपेयर टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लिंक दिस विद द ग्राफ यू मेड। दिस इज बिकॉज द फर्म इज विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर प्राइसेस एज लॉन्ग एज इट कवर्स कॉस्ट। तो कुछ फायदे बताओ, इवैल्यूएशन में मैंने कुछ फायदे बताए हैं व्हिच कैन बी इंक्लूडेड इन द आंसर, सही है। द प्राइस चार्ज अंडर सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज लोअर देन अंडर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लिंक टू द ग्राफ। More goods are sold to increase market share and possibly prevent new entrants. इसकी भी benefits आप बता सकते हो for a consumer, for the society, सही है। इस तरीके से आप इसको benefits बता सकते हो। आपको कुछ और बातें अगर मैं यहाँ पर रिवाइज कराऊं, तो सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, 100 और चीजें होती हैं। ये एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस का लास्ट ऑपरेटिंग पॉइंट भी होता है, ये परफेक्ट कंटेस्टेबिलिटी भी है, ये एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग भी है, ये वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन भी है, ये नॉर्मल प्रॉफिट भी है। इस पॉइंट के बहुत मतलब होते हैं, सही, इस पॉइंट के बहुत मतलब होते हैं, पर हम इतनी लंबी नहीं करेंगे। मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इस चीज को बहुत और तरीकों से भी टेस्ट किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स की फाइल को लाजमी रेफर करना, सही है। जो लेक्चर्स पूरे हैं उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, और ये पैराग्राफ जो मैं उठा रहा हूँ ये मैंने वही से उठाया है, सही है। ये तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखा था, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांटेजेस पहले बताओगे, इवैल्यूएशन में डिसएडवांटेजेस बताओगे, मतलब एडवांटेजेस पहले बताओगे। कहने का मकसद है कि AO3 में मैंने कुछ बेनिफिट्स लिखे हैं, नॉर्मली वो आंसर में ही आने चाहिए, वो आंसर में ही आने चाहिए, और वो आंसर में ही काउंट होंगे। अगर आप उसको, मेरा जो मॉडल आंसर होगा ना उसमें इसी तरीके से होगा, जो मेरा आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें आप पढ़ना, आपको समझ आ जाएगा। इवैल्यूएशन आप यहाँ पर किया है, यू हैव टू कंसिडर द
point of view of consumers, you have to consider the point of view of allocative efficiency, you have to consider the long term short term impacts, और फिर ओवरऑल अपने आंसर को आप कंक्लूड करोगे। क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहा है तो बेनिफिट्स तो मैं आंसर में बता दूंगा, मुझे यहाँ पर नुकसान बताने हैं, क्यों ये करने से नुकसान हो सकता है, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, तो जो फायदे हैं वो आंसर में इन्वॉल्व कर देना, जो नुकसान है वो इवैल्यूएशन में रहने देना। पहली चीज, कंज्यूमर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लोअर प्राइसेस एंड हायर आउटपुट अंडर सेल्स मैक्सिमाइजेशन लीड टू इंक्रीज्ड कंज्यूमर सरप्लस, जाहिर है प्राइस कम हो रही है। वेलफेयर गेन्स अकर्ड due to better affordability and availability of goods. Sales maximization may result in greater equality, especially in essential goods market. तो कंज्यूमर के तो आ रहे नहीं आ रहे हैं, उसको तो फायदे ही फायदे हैं। दूसरा, एलोकेटिव एफिशिएंसी में अगर हम मजीद बात करें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट में रिजल्ट इन अंडर एलोकेशन एज एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। देखो एलोकेटिव एफिशिएंसी कहां पर है, जहां पर एमसी इज इक्वल्स टू एआर है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म्स कहां पर ऑपरेट करती हैं, वेयर द एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है, सही है, वो उस पॉइंट पे थोड़ी ऑपरेट करते हैं जहां पर इक्वल होता है। पर सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी कोई इतना खास नहीं है। Sales maximization may reduce allocative efficiency as resources may be misallocated to firms operating at MCD का है। बस इसका मतलब समझोगे, अगर आप ये वाला ग्राफ देखो, अगर आप ये ग्राफ देखो, इस डायग्राम में एलोकेटिव एफिशिएंट पॉइंट ये है, दिस इज द एलोकेटिव एफिशिएंट पॉइंट वेयर द MC इज इक्वल्स टू AR। अगर आप इस क्वांटिटी पे देखो जहां पर मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा हूं, यहां पर द AR इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, यहां पर द मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन द AR। तो दोनों जगह पे मसले तो हैं, एलोकेटिव एफिशिएंसी कहीं भी नहीं हो रही है, ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे हो रही है, ना सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन पे हो रही है, क्योंकि एलोकेटिव एफिशिएंसी का तो पॉइंट ये वाला होता है जहां पर एमसी और एआर इक्वल होते हैं। अब कौन सा एलोकेटिव एफिशिएंट ज्यादा नुकसानदेह, कौन सा एलोकेटिव एफिशिएंट ज्यादा नुकसानदेह, ये वाला ज्यादा नुकसानदेह कि ये वाला ज्यादा नुकसानदेह? क्यू पे ज्यादा नुकसान हो रहा है कि Q1 पे ज्यादा नुकसान हो रहा है? सोच के बताना। ये भी एलोकेटिव इनएफिशिएंट है, ये भी एलोकेटिव इनएफिशिएंट, ज्यादा नुकसान का हो रहा है? ज्यादा नुकसान Q1 पे हो रहा है। अब सोचो क्यों Q1 पे ज्यादा नुकसान हो रहा है, ज्यादा नुकसान Q1 पे, ज्यादा नुकसान Q1 पे क्यों है? ओवर प्रोडक्शन, एक्सीलेंट, ओवर प्रोडक्शन, आप रिसोर्सेज जाया कर रहे हो। क्यू पे कम से कम रिसोर्सेज तो जाया नहीं हो रही, Q1 पे तो रिसोर्सेज जाया हो रही हैं। तो यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज इफ यू आर ऑपरेटिंग एट Q1। मतलब आप इसकी एक ऐसी मिसाल सोचो कि यार मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, मैं एक कार मैन्युफैक्चरर हूं और मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को सेल्स मैक्सिमाइजेशन कर दिया है, और जो मार्केट में मेरी डिमांड नहीं है मैं उससे ज्यादा गाड़ियां बनाते जा रहा हूं। मतलब सम ऑफ दोस कार्स माइट नॉट बी नीडेड इमीडिएटली और मैं गाड़ियां बनाते जा रहा हूं। तो जो रिसोर्स लग रही है, जो स्टील लग रहा है, जो लेबर लग रहा है, जो एनर्जी लग रहा है, मैं ये रिसोर्स का और इस्तेमाल कर सकता था भाई, मैं ये रिसोर्स का और इस्तेमाल कर सकता था, किसी और अच्छी चीज में इस्तेमाल कर सकता था जो कंज्यूमर को चाहिए। मतलब देयर इज अ मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज द रिसोर्सेज वर नॉट यूज्ड वेयर दे कुड जनरेट द मोस्ट वैल्यू फॉर द कंज्यूमर। आपने रिसोर्सेज जाया कर दिए। बेटा मेरिट पे तो खैर ऐसा होगा ही नहीं कभी, ठीक है, तो बहुत दूर की बात है। So firms produce beyond the allocatively efficient level. This means some units are being produced where MC is greater than AR. As a result, overproduction and wasted resources, as it does not reflect the true preferences of the consumers. सही है बेटा, उनको थोड़ी फर्क पड़ता है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से, बेटा वो उनका ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट है, उनको क्या, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो तो हर इम्परफेक्ट फर्म एलोकेटिव इनएफिशिएंट होती है, वो तो अपने ओन मोटिव्स के लिए सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे गए, उनको थोड़ी फर्क पड़ता है। Sales maximization may be unsustainable if firms are not generating sufficient profits. ज़ाहिर है sales maximization पे profits तो बहुत कम हो रहे हैं, normal profit। Lower profit may discourage investment and research and development और long term survival। इसमें consumer को भी disadvantage है। इसमें कंज्यूमर को भी डिसएडवांटेज है भाई। अगर आप एज अ बिजनेस पैसा नहीं कमा रहे, आप एज अ बिजनेस इनोवेशन नहीं कर रहे, आप एज अ बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे, तो नुकसान तो कंज्यूमर का है, उसको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। आप अपने ओन मोटिव्स के लिए ऑब्जेक्टिव चेंज करके नुकसान तो कंज्यूमर को पहुंचा रहे हो। तो इन कंक्लूजन, while shifting from profit maximization to sales maximization may offer short-term benefits such as greater consumer welfare and reduced prices, it may also lead to resource misallocation and reduced efficiency in the long run.
The final impact depends on the market structure, firm's cost structure. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The final impact depends on the market structure, on the firm's cost structure, and the degree of separation between ownership and control. क्या ये डिग्री ऑफ एलोकेशन रिड्यूस हो सकती है? तो यू विल हैव टू सॉल्व द इशू ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. मॉनिटर करो द मैनेजर्स एक्शंस, मैनेजर्स को इंसेंटिव्स प्रोवाइड करो ताकि दोनों के बीच में एक सिनर्जी बने और बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके, जहां पर दोनों की हटे ना, दोनों की लड़ाइयां ना हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो. ग्रेटर कंज्यूमर वेलफेयर होगा ना, क्योंकि प्राइस कम हो रही है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, अवेलेबिलिटी बढ़ रही है. कंज्यूमर के पास तो ऑप्शंस आ ही रहे हैं, पर नुकसान इन दी एंड ओवरऑल एज अ सोसाइटी हो रहा है. ओवरऑल एज अ सोसाइटी बेटे, परफेक्ट कंपटीशन में तो ये होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. परफेक्ट कंपटीशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट के अलावा और कोई ऑब्जेक्टिव रख ही नहीं सकती. दे आर स्मॉल फर्म्स. ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स टू प्रॉफिट आर ओनली फॉर लार्ज फर्म्स. ये मैंने खास करके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म्स पढ़ाते हुए बताया था. ये सिर्फ ओलिगोपोली और मोनोपोलीज कर सकती हैं. जैसे ओलिगोपोलीज ये बहुत कॉमनली करती है टू डेटर कंपटीशन. ठीक है, तो दिस वाज November 24 पेपर 4 वेरिएंट 1 सेक्शन बी. हमेशा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. वही बात है ना, एज अ बिजनेस आप, मैंने लिखा ना यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपका नहीं हो सकता इस ऑब्जेक्टिव के साथ. ठीक है, डू रेफर टू द फाइल्स, डू रेफर टू द आंसर व्हिच आई अपलोड. आधों को तो पता ही नहीं है पोर्टल पे आंसर आ रहे हैं, इतने लॉस्ट आप चल रहे हैं दुनिया में से. बेटे मोनोपोली और नहीं ओलिगोपोली से तो बिल्कुल भी नहीं बेटा. ग्राफ्स आप मोनोपोली के ही बनाओगे इम्परफेक्ट कंपटीशन को. ठीक है, basically we are starting with the section C of October November 2024 paper 4 variant 1 सेक्शन सी. अभी थोड़ा सा वेट सेक्शन सी है, दोनों सवाल इसके थोड़े टेक्निकल हैं, पर अगर कंपैरेटिवली देखें ना तो क्वेश्चन 5 बहुत आसान सवाल है. एएस का क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 इज एन एएस लेवल का क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन 5 इतना मुश्किल है नहीं, पर क्योंकि ये एएस का है तो शायद बच्चे फंस जाएं. जैसे एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड का मतलब एक ऐसी ट्रेड देयर आर नो ट्रेड बैरियर्स. तो 5 में तो खाली आपको फायदे नुकसान बताने फ्री ट्रेड के, जिस तरह हम एएस लेवल में बताते थे. तो असूलन तो यही सवाल करना चाहिए. जो 4 एक ऐसा सवाल है जो आज तक ऐसा आया नहीं है कभी. फिलिप्स कर्व के ऊपर है ये पूरा. मतलब आधे बच्चे तो एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि फिलिप्स कर्व का सवाल ही है. सही है, तो पहले 4 करते हैं. आपने फिलिप्स कर्व रिवाइज किया है तो ही आपको ये समझ आएगा, वरना आप फंसोगे यहाँ थोड़ा. बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको 2 वीडियोस देखनी है फॉर रिवीजन. मैं फिर भी फिलिप्स कर्व पूरा बनाऊंगा आपके सामने. देखो सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द पीरियड्स ऑफ राइजिंग एंड persistent inflation, consumers and workers change their expectations of the future rate of inflation. Evaluate with the help of a diagram the consequences of these changes of expectations for fiscal policy. देखो एक बात तो बहुत क्लियर है कि फिलिप्स कर्व की थ्योरी जो है वो फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को फेल कर देती है. मतलब खाली फिस्कल पॉलिसी के ऊपर इफेक्ट नहीं आता, मॉनेटरी पे भी आता है. बेसिकली the expectations the expectations fails the expansionary fiscal and monetary policy का effect. वो किस तरह फेल करता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ. So first you need to explain what is inflation, then you need to explain demand pull and cost push inflation. ये सब आपने उसको बता दिया. फिर आपने उसको बताया कि expectation means consumers and workers change their view on the future rate of inflation based on their experience of past inflation rates. ये खाली मैंने एक समरी टाइप लिखा हुआ है. फिर आपको फिलिप्स कर्व उसको बेसिक समझाना है, जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है, बता रहा हूँ मैं क्या है. फिर आपको लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व समझाना है, फिस्कल पॉलिसी के साथ उसको कनेक्ट करना है, एडीएएस के डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे. impact of changing expectations on the fall in unemployment and the rate of inflation. ये सवाल वैसे इतना मुश्किल है नहीं. अगर इससे पहले कोई ऐसा सवाल आ जाता और वापस आता तो बच्चे आराम से कर लेते, कोई इतना कोई है नहीं. पर ये क्योंकि पहली बार ऐसा सवाल आया ना तो बच्चे मसला करेंगे. तो आप बेसिकली सबसे पहले क्या करोगे, जब आपने इंट्रोडक्शन उसको दे दिया ना, जैसे जब आपने, वैसे तो मॉडल आंसर में आप देखें ना मैंने किस तरीके से करा है. इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जब आप समझा दोगे ना तो फिर आपको असूलन किस में आना चाहिए, आपको फिस्कल पॉलिसी पे आना चाहिए डायरेक्ट.
ये आपको डायरेक्ट फिस्कल पॉलिसी पे आना चाहिए। तो फिस्कल पॉलिसी में आप उसको बताओगे कि फिस्कल पॉलिसी में ना दो टूल्स होते हैं, एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग का टूल होता है और एक टैक्सेशन का टूल होता है, ठीक है। और फिर आप उसको बताओ कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का जो मकसद होता है ना, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मकसद होता है अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मकसद होता है कि इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर निकालना, क्योंकि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का काम ही एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। अब अगर ये मुझे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी भी दे देता ना, मैं फिर भी सेम बात करता, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का भी काम यही है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, अगर आप एक्सपेंशनरी की बात कर रहे हो। तो आप उसको जनरल एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी पहले समझाओ, जिस तरह हम बाकी सवालों में समझाते हैं। आप बोलोगे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाएंगे, इनकम टैक्स को कम करेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स को कम करेंगे, इन सारे सिनेरियोज में आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तो हमने बेसिक सारी उसको बातें बता दी। यहां से तुम फिलिप्स कर्व के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना, क्योंकि फिलिप्स कर्व एक इकोनॉमिक्स था, बिल फिलिप्स नाम का, और उसने ना नेशनल इनकम के डेटा के थ्रू, नेशनल इनकम के डेटा के थ्रू फिलिप्स कर्व की थ्योरी निकाली थी, अपने नाम पे उसने कर्व रख दिया। और उसमें बेसिकली उसने सबसे मेन बात ये करी थी कि इन्फ्लेशन के रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट का रिलेशन नेगेटिव है। उसने ये बात करी थी कि इन्फ्लेशन के रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट का जो रिलेशन है वो क्या है, नेगेटिव है। सही है। तो उसने ये बात कही थी कि जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज लगाते हो ना, तो आप एग्रीगेट डिमांड को तो बढ़ा देते हो। तो जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। पर मसला यही है कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है, डिमांड फुल इन्फ्लेशन आती है। अब यहां से डायरेक्ट आपको इवैल्यूएटिव कमेंट्स क्लिक करना शुरू हो जाने चाहिए कि सर एडी के बढ़ने से हमेशा तो इन्फ्लेशन नहीं आती। तो एक स्पेयर कैपेसिटी वाला पॉइंट आपको इवैल्यूएशन के लिए मिल गया। दूसरा, इन्फ्लेशन के रेट का और अनएम्प्लॉयमेंट के रेट का रिलेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। इफ यू लुक एट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में स्टैगफ्लेशन होती है। अगर मैं आपसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करता हूं, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में तो ये रिलेशन फॉलो नहीं होता। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के सिनेरियो में स्टैगफ्लेशन होती है। स्टैगफ्लेशन वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको जनरली मैं बता रहा हूं, अगर आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डायग्राम बनाओ तो किस तरह डायग्राम बनाते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। दिस इज शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, दिस इज द प्राइस लेवल, एंड दिस इज द रियल जीडीपी। ठीक है। आप बेसिकली क्या करते हो कि एक मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम से प्राइस और जीडीपी निकालो। आप देख लो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के सिनेरियो में इन्फ्लेशन भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, इन्फ्लेशन भी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। क्योंकि देखो, इफ यू शिफ्ट द शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई टू द लेफ्ट, तो उस सिनेरियो में तो आपकी इकोनॉमी में प्राइस भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि फिलिप्स कर्व की थ्योरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के आगे तो फेल है। फिलिप्स कर्व की थ्योरी तो खाली डिमांड पुल इन्फ्लेशन के केस में चलती है। ये आपका एक इवैल्यूएटिव कमेंट है, ये आपका पहला इवैल्यूएटिव कमेंट है। दूसरा इवैल्यूएटिव कमेंट क्या है कि आप ये कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन आती है, जरूरी थोड़ी है, डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर कैपेसिटी। ये आपका दूसरा इवैल्यूएटिव कमेंट है। देखो इवैल्यूएशन अभी से आपको बना के दिखा रहा हूं, यहां तक क्लियर है। फिलिप्स कर्व पे तुम आया ही नहीं हो अब तक, यहां तक कोई मसला। मतलब स्टैगफ्लेशन में बेसिकली क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में बेसिकली इन्फ्लेशन भी बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। ठीक है। अच्छा, वापस, तो मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताया। मैंने उसको बोला कि देखो जो इसकी थ्योरी है ना, वो सिर्फ एग्रीगेट डिमांड से मैच कर रही है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई से मैच नहीं कर रही है। सिर्फ आप एक्सपेंशनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी लगाओगे तब इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशन है, वरना नहीं है। क्योंकि एडी बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन आएगी, इन्फ्लेशन आएगी तो देख लो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, क्योंकि एडी के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। अब यहाँ से मैं फिलिप्स कर्व को कनेक्ट करूंगा। Therefore, a negative relationship between inflation rate and unemployment rate develops, और उस डेवलपमेंट के बेसिस पे you talk about द बेसिक फिलिप्स कर्व। और आपने एडी और एएस को कनेक्ट कर दिया फिलिप्स कर्व के साथ। आपने जो है वो बेसिकली फिलिप्स कर्व देखो कैसे बनाया, आपने वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन का रेट लिखा। नाउ इन्फ्लेशन का रेट कैन बी पॉजिटिव, इन्फ्लेशन का रेट कैन बी नेगेटिव। इन्फ्लेशन का रेट पॉजिटिव है, इसका मतलब प्राइस बढ़ रही है, इन्फ्लेशन का रेट नेगेटिव है, इसका मतलब प्राइस गिर रही है, विच इज डिफ्लेशन। एक्स एक्सिस पे आपने अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज लिखा,
Obviously there is a negative relationship between inflation rate and unemployment according to the Bill Phillips की theory. तो आपने एक downward sloping line बना दी. Now this downward sloping line is a short run Phillips curve. Short run Phillips curve में आपने जो है जब एक downward sloping line बनाई तो आपके पास यहाँ पर एक point A आ गया. अब for example I am at point A. इस point A के ऊपर ही पूरी कहानी है, यहीं से पूरा आपका टॉपिक पूरा निकालूंगा मैं. For example I am at point A. पॉइंट ए पे मैंने जो है वो बेसिकली कोशिश करी कि मैं जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को मजीद कम करूं, क्योंकि अभी मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है और इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 0 है. सही है, अनएम्प्लॉयमेंट अभी इतनी है और इन्फ्लेशन का रेट 0 है. तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को मजीद कम करता हूं. तो मैंने अनएम्प्लॉयमेंट को मजीद कम करने के लिए एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, और जब मैंने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी. तो जैसे ही मैंने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया तो अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी. पर मसला ये है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है तो एडी के बढ़ने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रही है. तो आप देखो आप ऊपर की तरफ आना शुरू हो गए. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करोगे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन का रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट. और अगर कल को एग्रीगेट डिमांड कम होता है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो मुल्क में महंगाई कम होगी. बिल्कुल महंगाई कम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है एडी कम कर रहे हो. तो महंगाई तो कम हो रही है पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि एडी कम होगा तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी. सही है, क्लियर है. तो आपने उसको बेसिक फिलिप्स कर्व समझा दिया कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन का रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट. तो यहां तक आप क्लियर है. फिर मैं वापस सवाल पढ़ूंगा अभी आपके साथ, और इसको फिर तुम इस ग्राफ से भी दिखा सकते हो. यू कैन ऑल्सो मेक अ ग्राफ विद ADNAS. यू कैन ऑल्सो मेक अ ग्राफ विद ADNAS. आप उसको शो करो कि इनिशियली मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम ये था और फिलिप्स कर्व में हम यहाँ पर थे और अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 5%. जैसे ही आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया तो आप फिलिप्स कर्व में इस पॉइंट के ऊपर आ गए, क्योंकि आप फिलिप्स कर्व पे आप इस पॉइंट पे आ गए. तो अनएम्प्लॉयमेंट तो आपकी कम हो गई पर इन्फ्लेशन बढ़ गई. तो यू प्रूव्ड कि हाँ एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाता है तो फिलिप्स कर्व की लॉजिक पूरी अप्लाई हो रही है. सवाल में कह रहा है कि एक्सपेक्टेशंस जब चेंज होती हैं तो फिस्कल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट आता है. सवाल में कह रहा है कि जब एक्सपेक्टेशंस चेंज होती हैं तो फिस्कल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट आता है. अगेन रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि in periods of rising and persistent inflation consumers and workers change their expectations of the future rate of inflation. सही है बेटा, मुझसे उस पे आ रहा हूं ना अभी, तो बिल्कुल बेसिक रखनी चीजें. डायरेक्ट बताऊंगा तो बोलोगे क्या हो रहा है. Evaluate with the help of diagram the consequences of these changes of expectations for the fiscal policy. अब मैं उसको failure of fiscal policy समझाऊंगा. अब मैं उसको फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी समझाऊंगा, और फेलियर ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी को समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, विच इज एक्सपेक्टेड ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व. जो एक्सपेक्टेशन से आपका फिलिप्स कर्व बनता है ना, उसके थ्रू मुझे ये समझाना है. सही है, क्लियर है चीज. नेगेटिव रिलेशनशिप है मुझे बेटा, नेगेटिव. ठीक है, अब मैं उसको लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व बनाऊंगा और मैं बोलूंगा कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से जो फिलिप्स कर्व की थ्योरी है ना वो खाली शॉर्ट रन तक वैलिड है. जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज होना शुरू होती है ना, फिस्कल पॉलिसी फेल कर जाती है. अब मैं आपको फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी समझा रहा हूँ, गौर से सुनना. और फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी समझाने से पहले ना मैं आपको मॉनेटरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ. मॉनेटरिस्ट तो शुरू से कहता था कि ये शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एग्जिस्ट करता ही नहीं है. पर आप अपने पेपर में मॉनेटरिस्ट को मेंशन नहीं करना, आप खाली एक सिंपल थ्योरी रखो. आपने उसको शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व समझा दिया, फिर आप लॉन्ग रन पे आओ. बोलोगे ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में ओनली अगर इन द शॉर्ट रन बट नॉट इन द लॉन्ग रन. ये मॉनेटरिस्ट की थ्योरी थी. मॉनेटरिस्ट ने ये बोला था कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व ठीक है, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं हो सकता. लॉन्ग रन में तुम जब भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओगे सिर्फ इन्फ्लेशन आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मॉनेटरिस्ट की थ्योरी बहुत सिंपल थी. मॉनेटरिस्ट तो यही कहते थे ना कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज अ वर्टिकल लाइन. ये कहते हैं जब भी एडी बढ़ाओगे सिर्फ इन्फ्लेशन आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा. और ऐसा होता है, आप हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही होते हो ना. इस चीज से इसको कनेक्ट करो. मतलब दिस लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज जस्ट लाइक द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई. क्योंकि मॉनेटरिस्ट तो यही कहते हैं आप एडी बढ़ाओ, ठीक है बढ़ाओ, हाइपर इन्फ्लेशन आएगी खाली. वो तो पॉलिसीज में बिलीव ही नहीं करते थे. वो तो यही कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहोगे हमेशा, और इसकी थ्योरी भी यही बता रही है. तो ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व का जो कॉन्सेप्ट है ये कीनजियंस का नहीं था, ये मॉनेटरिस्ट का था. क्योंकि कीनजियंस का तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है पूरा. वो तो कहते हैं ना स्पेयर कैपेसिटी, डिफ्लेशनरी गैप, तो ये सब तो मॉनेटरिस्ट बोलते ही नहीं था. अब किस तरीके से देखो ये थ्योरी पूरी अप्लाई होगी फिस्कल पॉलिसी पे, जरा देखना. और फेलियर ऑफ फिस्कल पॉलिसी कैसे हो रही है, गौर से देखना.
तो पहले देखो एक बेसिक ग्राफ बना रहे हैं, बिल्कुल सिंपल रखेंगे इसको, एक ही बार में बेटा समझ लेना। सबसे पहले यहां पर लिखोगे इन्फ्लेशन का परसेंटेज, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज, दिस इज जीरो इन्फ्लेशन, ये पॉजिटिव रेट है, ये नेगेटिव रेट। आपने एक फिलिप्स कर्व बनाया, दिस इज शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, एंड यू आर करेंटली ऑपरेटिंग एट पॉइंट ए, ठीक है, यू आर करेंटली ऑपरेटिंग एट पॉइंट ए, सही है। अब पॉइंट ए पे अगर आप एक चीज नोट करो, इन्फ्लेशन का रेट है जीरो, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि इन्फ्लेशन का रेट कितना होगा, जीरो होगा। मतलब हर शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है। इस शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पे जो लोगों की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है ना, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 0% है। पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ 0% इन्फ्लेशन, व्हाई? बिकॉज यू आर करेंटली ऑन 0%। तो जो करंट सिनेरियो होता है वही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अगर अभी पाकिस्तान में 4% इन्फ्लेशन है तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि फ्यूचर में भी 4% इन्फ्लेशन हो। सो अभी करंटली अगर एक इकोनॉमी में 0% इन्फ्लेशन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 0% इन्फ्लेशन है। तो भाई फिर जो है फिस्कल पॉलिसी लगाई, गवर्नमेंट ने फिस्कल पॉलिसी लगाई। मैं अभी करंटली पॉइंट ए पे हूँ, ठीक है, आई एम करंटली, अब फॉलो करना गौर से, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आई एम करंटली एट पॉइंट ए। गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी फिस्कल या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगाई। अब क्योंकि सवाल फिस्कल पे, तो हम फिस्कल पे रखते हैं। गवर्नमेंट ने एक फिस्कल पॉलिसी लगाई, गवर्नमेंट ने जैसी फिस्कल पॉलिसी लगाई तो जाहिर है गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया होगा। पीछे अभी मैंने आपको ये चीज दिखाई कि जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हो तो फिलिप्स कर्व में मूवमेंट आती है। जब आप एडी को चेंज करोगे, एडी का चेंज होना विल रिजल्ट इन अ मूवमेंट अलोंग द फिलिप्स कर्व। आई जस्ट प्रूव्ड यू हियर, ठीक है। अब मैंने एडी बढ़ाया, मैंने जैसे ही एडी बढ़ाया, जाहिर सी बात है इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा भाई एडी बढ़ाया, एडी बढ़ाया, तो ये देखो फिलिप्स कर्व पे मैं पीछे आना शुरू हो गया, और फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आ गया। तो अब मेरी इकोनॉमी में जो है, फॉर एग्जांपल पहले अनएम्प्लॉयमेंट का रेट था 2 to 3%, अब जो है मैं आ गया 1%। जाहिर सी बात है एडी को बढ़ाओगे अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी ना, तो जाहिर है 1% पे मैं आ गया। पर यहाँ पर एक मसला है, पहले इन्फ्लेशन जीरो थी, पर जब अब मैंने एग्रीगेट डिमांड बढ़ाया, अब मैंने जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया, तो अब मेरी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन का रेट हो गया वो 5% हो गया। अब यहां से मसले शुरू होते हैं, मसले सारे यहां से शुरू होंगे, क्योंकि अब जो लोग हैं ना, लोगों के दिमाग में ना एक चीज है जिसको बोलते हैं मनी इल्यूजन। नाउ व्हाट इज मनी इल्यूजन? मनी इल्यूजन आपको ये सिखाता है कि आपकी जब सैलरी बढ़ती है ना, तो आपके दिमाग में ऐसा आता है कि यार अब मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। जैसे मिसाल के तौर पे लेट से मैं कहता हूँ आपकी सैलरी 50,000 रुपए और आपके घर का राशन 25,000 रुपए का आता है, तो आपके पास हर महीने कितने पैसे बचते हैं? 25,000 रुपए। तो आप उस 25,000 रुपए से लग्जरी स्पेंडिंग करते हो। भाई एक दिन आप अपनी जॉब पे गए और आपके एम्प्लॉयर ने आपकी सैलरी 75,000 कर दी। अब आपके दिमाग में इंस्टेंटली ये ख्याल आना शुरू हो जाएगा कि यार मेरे घर का खर्चा तो 25,000 है, मेरी सैलरी तो अब 75 हो गई है, इसका मतलब अब मेरे पास 50,000 रुपए बचेंगे, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड अब बढ़ गया है, मेरी जिंदगी अब इंप्रूव हो जाएगी। पर बाद में उसको ये पता चलेगा कि अब वो जब राशन खरीदने जाएगा ना, तो राशन 50,000 रुपए का आएगा। ये इसके साथ हो गया स्कैम। जब इसकी सैलरी 50 से 75 हुई थी, तो इसके दिमाग में एक इल्यूजन था, ये अपने दिमाग में चीजें कर रहा था कि मेरा खर्चा सेम रहेगा, मेरी इनकम बढ़ गई है और मैं खर्चे करूंगा। बाद में पता चला कि इन्फ्लेशन भी बढ़ी है, अभी भी इसके पास कितने पैसे बच रहे हैं? अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि मनी इल्यूजन ये कहता है कि भाई तुम्हारी मनी वेज जब बढ़ती है ना, मनी वेज मतलब दिस इज द वेज विच इज नॉट एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। तुम्हारी जब मनी वेज बढ़ती है, तुम्हारी जब नॉमिनल वेज बढ़ती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी का लाइफस्टाइल अब बढ़ चुका है। बाद में तुम्हें इस चीज का अंदाजा होगा कि भाई तुम्हारा उल्टा रियल वेज कम हुई है। मतलब वेज के बढ़ने से भी तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। रियल वेज का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। याद है ना, एस लेवल में पढ़ते थे रियल, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन का रेट इज रियल। रियल का मतलब है इन्फ्लेशन एडजस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया, और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने से मैं पॉइंट बी पे आ गया, तो उस पॉइंट बी पे आने से, सही है, उस पॉइंट पे बी पे आने से मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होना शुरू हो गई। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हो गई, तो लोगों की इनकम्स बढ़ना शुरू हो गई।
तो लोग ये समझ रहे थे कि यार ठीक है चलो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, क्योंकि जब एक इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है तो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स होती है, विच लीड्स टू हायर वेजेस। ठीक है, तो वेजेस तो बढ़ना शुरू हो गई, तो उनको ऐसा लगा कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। बाद में ये अंदाजा हुआ कि यार ये तो इन्फ्लेशन आ गई है। इनके दिमाग में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो 0% थी, तो उस बेसिस पे दे एक्सेप्टेड द वेज राइज। पर बाद में 5% की इन्फ्लेशन आ गई। अब वो लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को वापस एडजस्ट करेंगे। जब वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को वापस एडजस्ट करेंगे तो वो एम्प्लॉयर के पास जाएंगे और एम्प्लॉयर को बोलेंगे हमारी वेजेस और बढ़ाओ। आपने हमारी वेज बढ़ाई है, हमारी रियल वेज तो नहीं बढ़ी, हमारे खर्चे तो उतने ही है, हमारे खर्चे तो उल्टा बढ़ गए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड तो उल्टा कम हो गया है। तो वो एम्प्लॉयर के पास जाते हैं और कहते हैं हमारी वेजेस को बढ़ाओ। अब एम्प्लॉयर का क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ द एम्प्लॉयर? हाउ विल द एम्प्लॉयर रिएक्ट हियर? दे विल फायर द एम्प्लॉय। वो वर्कर को काम से निकाल देंगे, वो डाउन साइज करेगा, वो वर्कर्स को कट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम 1% अनएम्प्लॉयमेंट पे तो आ गए थे, तुम वापसी उसी अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाओगे, तुम वापसी इसी अनएम्प्लॉयमेंट पे आ जाओगे। इसका मतलब ये हुआ योर फिलिप्स कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। सही है, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज योर फिलिप्स कर्व शिफ्टेड टू द राइट, और तुम वापसी उसी पोजीशन पे आ गए जो कि 2 to 3% वाली अनएम्प्लॉयमेंट थी। तुम वापसी उसी पोजीशन पे आ गए एंड यू रीच्ड पॉइंट सी। अब तुम पॉइंट सी पे आ गए हो, तुम्हारा एक नया शॉर्ट टर्म फिलिप्स कर्व अब बन चुका है जहां पर लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब रिवाइज हो चुकी हैं। नाउ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग 5% इन्फ्लेशन रेट। अब तुम पॉइंट सी पे हो, नई गवर्नमेंट आई। ठीक है, एक नई गवर्नमेंट आई, उसने बोला कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट कम करूंगा। एक नई गवर्नमेंट आई और उसने बोला मैं अनएम्प्लॉयमेंट कम करूंगा। अभी आप करंटली पॉइंट सी पे हो, ठीक है, अभी आप किधर हो? पॉइंट सी पे। सो करंटली यू आर एट पॉइंट सी। अच्छा, पॉइंट सी पे भी अब नई गवर्नमेंट आई है भाई, मस्ती चढ़ी उसको भी, उसने बोला मैं एक्सपेंशनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी लगा के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाऊंगा। तो हमने बोला चल तू भी ट्राई कर ले, तो इसने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी। जब इसने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी तो सही अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी, तो वापसी अनएम्प्लॉयमेंट कम होना शुरू हुई, और मैं आ गया पॉइंट डी पे। मैं वापसी 1% अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गया। लोगों के दिमाग में क्या एक्सपेक्टेशन थी कि इन्फ्लेशन कितनी होगी? 5%। उस बेसिस पे दे वर हैप्पी। पर रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में इन्फ्लेशन कितनी हो गई? 8%। वापसी एक्सपेक्टेशंस रिवाइज होंगी। जब वापस एक्सपेक्टेशंस रिवाइज होंगी, वापस तुम एम्प्लॉयर के पास जाओगे, वापसी मनी इल्यूजन जब खत्म होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारा तो ठेंगा नहीं मिला। तो आप एम्प्लॉयर के पास जाके बोलोगे हमारी वेजेस बढ़ाओ। वापस तुम उनके सामने रोने धोने करोगे, वापस वो तुम्हें काम से निकालेंगे। जब वो तुम्हें काम से निकालेंगे तो तुम आ जाओगे पॉइंट ई के ऊपर। वापसी तुम्हारा फिलिप्स कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। वापसी, this will be short term Phillips curve too. Now the expected rate of inflation is what? 8%. This will keep on happening. This will keep on happening. तभी मॉनेटरिस्ट कहते हैं कि भाई ये रिलेशन लॉन्ग रन में खत्म है। मैं अगर पॉइंट ए को, सी को और ई को ज्वाइन करूंगा ना, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस इज व्हाट वेज प्राइस स्पाइरल इज। आपको जो बचपन से पढ़ाया जा रहा है ना, वेज प्राइस स्पाइरल, मैं आपको स्पाइरल भी बना के दिखाता हूँ। अगर आप ए, सी और ई को मिला दो तो एक लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व बनेगा, एंड दिस इज व्हाट मॉनेटरिस्ट की थ्योरी इज। मॉनेटर्स ऑलवेज यूज्ड टू से कि आप कुछ भी कर लो, लॉन्ग रन में रिलेशन खत्म हो जाता है, एक ही अनएम्प्लॉयमेंट पर रहोगे आप। दिस इज द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो। अब देखो, अब बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि आप जब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम करोगे इन्फ्लेशन आएगी। बिल्कुल, तभी कहते हैं कि ये जो 2 से 3% की इन्फ्लेशन है ना, इसको नेहरू कहते हैं। नेहरू, नेहरू भी कहते हैं, नायरू भी कहते हैं, पता नहीं शॉर्ट फॉर्म ही है। व्हाट इज नायरू? नायरू इज बेसिकली अ नॉन एक्सेलरेटिंग inflation rate of unemployment. नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये 2 से 3% वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसको तुमने कम करने की कोशिश करी, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी कम हो जाएगी, वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी।
अगर तुमने इस इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करी तो टेम्परेरी इन्फ्लेशन कम होगी, वापसी अपनी ओरिजिनल जगह पे आएगी, पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। और यहाँ पर यही हो रहा है, आप घूम फिर के 2 से 3% ही रहे हो। अब बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सर ये तो आपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी बताया था, तो दिस इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसको नेचुरल रेट भी कह सकते हैं, पर ऑफिशियल वर्ड फिलिप्स कर्व में इसका यहाँ पर नायरू यूज होता है। इट इज वेरी सिमिलर टू द नेचुरल रेट। अब नेचुरल रेट और नायरू में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, पर मैं वो आपको नहीं बता रहा, जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो बताऊंगा। 20 मार्कर्स में इट डज नॉट मैटर, ठीक है। नायरू और नेचुरल रेट में ना एक बारीक सा डिफरेंस है, तो उस पर भी मैं नहीं जा रहा, वो एमसीक्यूज में बताता हूँ जब एमसीक्यूज में आता है ना, सही है। तो कुल मिला के यहाँ पर समझ ही आ रहा है, कुल मिला के यहाँ पर समझ ही आ रहा है कि फिस्कल पॉलिसी फेल हो रही है, सही है। अब बिल्कुल एक शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ, वापस सुनो। इनिशियली आई वाज एट पॉइंट ए, द गवर्नमेंट ट्राइड टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड, व्हेन दे इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। जब अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई तो मसला ये था कि लोगों की एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी 0%, पर इन्फ्लेशन हो गई 5%। तो लोग अपने एम्प्लॉयर के पास गए, बोला भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ। जब सैलरी बढ़ाने की बात करी तो उनको काम से निकाल दिया। फिलिप्स कर्व शिफ्टेड टू द राइट, वापसी ओरिजिनल अनएम्प्लॉयमेंट वाले रेट पे आ गया, पर इन्फ्लेशन अब बढ़ चुकी है। वापसी एक नई गवर्नमेंट आई, उसने बोला मैं एडी बढ़ा के इसको कम करके दिखाऊंगा, ठीक है। हमने बोला कर ले, तो और अनएम्प्लॉयमेंट वापस कम हुई। पर वही बात है, एक्सपेक्टेशंस रिवाइज हुई तो वापसी यहाँ पर आ गए, पर मसला ये है कि अब इन्फ्लेशन और बढ़ गई। जितनी तुम इस अनएम्प्लॉयमेंट के साथ छेड़खानी करोगे उतनी तुम्हारे मुल्क में इन्फ्लेशन आते रहेगी। ये अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ कौन सी पॉलिसी से कम होगी, ये भी आपका इवैल्यूएटिव कमेंट है। दिस इज अ प्योर फेलियर ऑफ एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये फेलियर ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और सवाल में बताना ही ये था, सवाल में बताना ही ये था कि किस तरह फिस्कल पॉलिसी फेल कर रही है ड्यू टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स। So the only solution to solve this unemployment is supply side policy. And this is what you will mention in the evaluation कि भाई supply side policy है, क्योंकि इस 2 से 3% में voluntary unemployment है, इस 2 से 3% में जी मोनिश कर सकते हो, इस 2 से 3% में structural unemployment है, इस 2 से 3% में frictional unemployment है। तो ये सारी unemployment aggregate demand के बढ़ने से थोड़ी खत्म होती है, ये सारी unemployment तो supply side से खत्म होती है। तो आपने उसको पूरा failure of fiscal policy बता दिया, ठीक है। तो देखो ये आपका स्पाइरल है, दिस इज द स्पाइरल जो यहां से शुरू हो रहा है और ये देखो चलता ही रहेगा। ये आया जैसे, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये स्पाइरल हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। दे रहे चीज कोई यार। अब देखो ये वो सवाल नहीं है जो हम पेपर में करेंगे, पर मेरे एज ए टीचर तो आपको चीज सिखाना है ना, बाद में वो लोग सर ने पढ़ाया है। ये वैसे ही मैंने शायद लाइव नहीं पढ़ाया था, मैंने रिकॉर्डिंग ही पकड़ा दी थी, मेरे को पसंद नहीं है टॉपिक। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा ये सवाल आपको पेपर में। इसका क्वेश्चन 5 ज्यादा आसान है, अभी करेंगे ना, ठीक है। अच्छा अब जो है आपने उसको ब्रांड में वही बोल दिया कि जो सवाल की स्टेटमेंट थी, सही है। फिस्कल पॉलिसी becomes ineffective in the long run as any attempt to keep unemployment below its natural rate will only accelerate inflation. The main issue with rising inflation expectations is that fiscal policy stops working well to reduce unemployment. Once people start expecting prices to keep rising, any increase in government spending or tax cuts mainly causes more inflation instead of boosting the economy. This puts the government in a difficult position. If it keeps spending, inflation gets worse. But if it cuts spending, unemployment might rise. आप एक फंस गए हो चीज में, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जब चेंज होती है ना, तो आप एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने से कुछ भी नहीं होगा। अब आपको सप्लाई साइड पॉलिसीज की तरफ आना पड़ेगा। तो इवैल्यूएशन में हम सप्लाई साइड पॉलिसी के बारे में ही लिखेंगे। तो इवैल्यूएशन में तुम उसको सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, तुम इवैल्यूएशन में सबसे पहला पॉइंट ये लिखोगे कि एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट बी यूज्ड एज दे ओनली क्रिएट हायर इन्फ्लेशन इन द लॉन्ग रन। फिर आप उसको ये भी बोलो कि भाई स्पेयर कैपेसिटी वाला पॉइंट, देखो मैंने इवैल्यूएटिव कमेंट आपको साथ साथ बताए थे, ठीक है। तो ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये वाला, ये स्पेयर कैपेसिटी वाला पॉइंट है। जो ये वाला पॉइंट है, ये सप्लाई साइड पॉलिसी वाला पॉइंट है कि सप्लाई साइड पॉलिसीज को यूज करके लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करो, इस 2 से 3% को 1% कर दो, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करो, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कम करो। पॉलिसीज में हम पढ़ चुके हैं भाई, हाई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स है तो उसको कम कर दो, वर्कर्स की स्किल्स का मसला है उनकी स्किल्स बढ़ाओ, ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का मतलब है तो
इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। लोगों को जॉब्स अवेलेबिलिटी के बारे में नहीं पता, तुमको जॉब्स अवेलेबिलिटी बारे में बताओ। एडी के बढ़ाने से तुम्हारा ये मसला थोड़ी हल होगा। यू विल हैव टू गो फॉर सप्लाई साइड। फिर उसको बोलो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में तो ये हो ही नहीं रहा है, पाकिस्तान में ये थोड़ी हो रहा है। मतलब पाकिस्तान में फिलिप्स कर्व थोड़ी फॉलो हो रहा है। पाकिस्तान इज अ कंट्री where the negative relationship between unemployment and inflation is not being followed। क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्रीज कौन सी इन्फ्लेशन फेस कर रही है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में तो स्टैगफ्लेशन है, पाकिस्तान में तो इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, दोनों मसले साथ हैं। जो मुल्क कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं उनके लिए फिलिप्स कर्व इज नॉट वैलिड, क्योंकि फिलिप्स कर्व ओनली वर्क्स विद डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सही है? इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव थोड़ी है। इसका मतलब फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान फिलिप्स कर्व की थ्योरी इज नॉट वैलिड। सही है? तो ये भी आप अपनी वैल्यूएशन में लिख सकते हो। पर हमारा एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट पाकिस्तान वाला हो गया। वैल्यूएशन हमारी काफी है वैसे। और भी मैंने बहुत पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि गवर्नमेंट को लोगों की एक्सपेक्टेशंस को भी कंट्रोल करना चाहिए बाय इन्फ्लेशन रेट के टारगेट्स बता के। ये भी बहुत गवर्नमेंट खेलती है लोगों के साथ। सेंट्रल बैंक हर साल इन्फ्लेशन का टारगेट बताती है कि हमारा टारगेट इतना है। आप टारगेट बता के भी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करते हो। अगर लोगों के दिमाग में 5% की इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है ना, तो उस एक्सपेक्टेशन को आप चेंज कर सकते हो। आप बोलो कि हमारा टारगेट ही 2% है, आप कैसे 5% इन्फ्लेशन प्रेडिक्ट कर रहे हो भाई? तो ये भी एक तरीका होता है। इन दी एंड आप उसको यही बोलो कि देखो इन दी एंड कुछ भी आप कर लो, जितनी भी वैल्यूएशन आप कर लो, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को फेल होना है। सही है? इट इज नेवर द सोल्यूशन इन द लॉन्ग रन। यू विल हैव टू गो फॉर सप्लाई साइड पॉलिसीज। देयर इज। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। In recent years, many countries have joined or established a free trade area, which are FTAs. Evaluate with the help of diagram whether membership of an FTA is always beneficial to a country. So you have to discuss the pros and cons of free trade. 14 मार्क में फ्री ट्रेड के फायदे बताओ, 6 मार्क में फ्री ट्रेड के नुकसान बताओ। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की वीडियो मैंने आपको देखने की कही थी। बहुत सारे यूनियंस होते हैं, कस्टम यूनियन होता है, इकोनॉमिक यूनियन होता है, बहुत चीजें होती हैं, पर हम फिलहाल फ्री ट्रेड एरिया देख रहे हैं जो सबसे बेसिक है। तो व्हाट इज फ्री ट्रेड एरिया? फ्री ट्रेड एरिया इज अ ब्लॉक, इट इज अ ट्रेड ब्लॉक वेयर द कंट्रीज जॉइन टुगेदर। और एक बना लेते हैं ब्लॉक, मतलब जैसे दिस सर्कल इज अ ब्लॉक। अब ए बी और सी ने आपस में बनाया ब्लॉक, और आपस में जितनी भी ट्रेड बैरियर से सब हटा दिए, जितने भी ट्रेड बैरियर से सब हटा दिए। मतलब आपस में ट्रेड कर रहे हैं विदाउट टैरिफ, आपस में ट्रेड कर रहे हैं विदाउट कोटास, आपस में ट्रेड कर रहे हैं विदाउट एम्बार्गोस। एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इज रिमूव्ड when they trade together, but they are free to सेट पॉलिसीज विद अदर कंट्रीज। जैसे मिसाल के तौर पे हम तीनों का आपस में ब्लॉक है ना, अब हम तीनों जो भी कर रहे हैं आपस में हम तीनों को मसला नहीं होना चाहिए। हम तीन ट्रेड कर रहे हैं तो कोई ट्रेड बैरियर नहीं है। अब जैसे मिसाल के तौर पे कंट्री बी इज डूइंग ट्रेड विद कंट्री डी, नाउ डी इज नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रेड ब्लॉक, तो बी जो है वो डी पे टैरिफ लगा रही है, लगा दे भाई। पर सी कह रहा है नहीं यार मेरे डी से टर्म्स अच्छे, मैं इसके साथ फ्री ट्रेड ही करूंगा, ये भी मसला नहीं है। तो फ्री ट्रेड एरिया ये कहता है कि आपस में तुम लोग की जो कंडीशन है वो सेट कर लो, नॉन मेंबर्स के साथ तुम्हें जो भी ट्रेड पॉलिसी रखनी है तुम रखो। जैसे कस्टम यूनियन ये कहता है कि नॉन ट्रेड मेंबर्स के साथ देयर शुड बी अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कस्टम यूनियन क्या कहता है? कस्टम यूनियन ये कहता है कि तीन कंट्रीज की जो दूसरी कंट्रीज के साथ भी पॉलिसी होंगी ना वो सेम होगी। पर फ्री ट्रेड एरिया कहता है नहीं भाई, आपकी जो दूसरी कंट्री के साथ पॉलिसीज है ना उसका कोई कंसर्न नहीं है, बस हम तीनों की पॉलिसी आपस में क्या होगी वो देखनी है, बाहर हम जो भी कर रहे हैं आपका कंसर्न नहीं है। अब कंट्री डी कह रही है डी के साथ मेरा फड्डा है, मैं इस पर टैरिफ लगा रहा हूँ, तो लगा ले भाई। सी कह रहा है नहीं यार मेरे डी के साथ टर्म्स अच्छे, मैं फ्री ट्रेड कर रहा हूँ, तो भी ये कर ले, मसला नहीं है। ठीक है, तो आपस में इनकी है बातचीत, बाहर वो लोग जो भी कर रहे हैं कोई टेंशन नहीं है। तो आप उसको बताओ कि आपको इनिशियल एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि इनिशियली ट्रेड ब्लॉक नहीं था। सही है? आपको सिनेरियो नहीं, नहीं तीन भी क्या 15 भी हो सकती हैं, ये तो मैंने ऐसे रैंडम तीन बनाई है।
आपको पहले एक ऐसी सिचुएशन शो करनी है कि इनिशियली देयर वाज अ टैरिफ और फिर उस टैरिफ को रिमूव करा है, तो फिर प्रोज एंड कॉन्स बताने, ठीक है, उस ट्रेड को एबॉलिश करा है। दिस इज नोन एज ट्रेड क्रिएशन। दिस इज व्हाट ट्रेड क्रिएशन इज। क्योंकि जब आप टैरिफ रिमूव करते हो तो ट्रेड बढ़ती है। सही है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं, मैं आपके सामने इसका पहले डायग्राम बना रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, मेंबरशिप ऑफ अ ट्रेड ब्लॉक में रिजल्ट इन ट्रेड। अब ये कैसे होगा, जरा गौर से देखना, पहले ये समझ लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी, दिस इज ऑल, ठीक है। तो ये इनिशियली डायग्राम मैंने बनाई है, सप्लाई डिमांड, सही है। तो दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। अच्छा, अब ये सप्लाई जो है ना, ये डोमेस्टिक सप्लाई है, ये जो है वो डोमेस्टिक डिमांड है, ठीक है। डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक डिमांड, तो मैं एक कंट्री का बना रहा हूँ, सही है, जैसे कंट्री ए, डोमेस्टिक सप्लाई, डोमेस्टिक डिमांड। वर्ल्ड में अभी जो सेलिंग प्राइस चल रही है ना, वो ये है, दिस इज द वर्ल्ड सेलिंग प्राइस, और मैंने करंटली टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है। दिस इज द वर्ल्ड सप्लाई और मैंने करंटली टैरिफ लगाया हुआ है। टैरिफ का मतलब है दिस इज पीडब्ल्यू, सेलिंग प्राइस ऑफ वर्ल्ड, प्लस टैरिफ। ये एएस का ग्राफ है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब जाहिर सी बात है, जब वर्ल्ड में एक चीज सस्ती मिल रही है तो डोमेस्टिक सप्लायर भी सस्ती बेचेगा। जब वर्ल्ड में एक चीज इतने की है तो डोमेस्टिक सप्लायर भी इतने की बेचेगा, पर जाहिर है डोमेस्टिक सप्लायर की सप्लाई कम होगी, तो दिस इज द डोमेस्टिक सप्लाई। पर डोमेस्टिक डिमांड तो इतनी है, डोमेस्टिक डिमांड तो इतनी है, तो अभी भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट तो हो रहे हैं। आप देखो अभी इंपोर्ट हो रहा है, दिस इज इंपोर्ट। क्योंकि आप एक चीज वापस देखो, डोमेस्टिक सप्लाई इतनी है, डोमेस्टिक डिमांड इतनी है, तो ये शॉर्टेज है ना, तो ये शॉर्टेज कहाँ से पूरी हो रही है, इंपोर्ट से। ये शॉर्टेज कहाँ से पूरी हो रही है, इंपोर्ट से। तो मैं एक कीज आपके सामने बना लेता हूं कि इनिशियली देयर वाज नो इंटीग्रेशन, इनिशियली देयर वाज नो इंटीग्रेशन, कंट्रीज का कोई ट्रेड ब्लॉक नहीं था, तो करंटली द वर्ल्ड प्राइस वाज पीडब्ल्यू प्लस टैरिफ, टैरिफ लगा हुआ था भाई, सही है, टैरिफ लगा हुआ था। द टोटल कंजम्पशन, द टोटल कंजम्पशन वाज, अभी अभी टोटल कंजम्पशन हमारी कितनी है, क्यूडी, ठीक है। लोकल आउटपुट कितना था, लोकल आउटपुट क्यूएस। तो इंपोर्ट्स कितने हो रहे थे, क्यूएस से लेके क्यूडी, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इनिशियली देयर वाज नो इंटीग्रेशन, द वर्ल्ड प्राइस वाज पीडब्ल्यू प्लस टैरिफ, टोटल कंजम्पशन क्यूडी था, लोकल आउटपुट क्यूएस था, तो इंपोर्ट थे क्यूएस से लेके क्यूडी, ठीक है। अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, आई एम मेकिंग अ ट्रेड ब्लॉक, सही है, आई एम मेकिंग अ ट्रेड ब्लॉक, सही है। तो टू कंट्रीज क्रिएट अ ट्रेड ब्लॉक, तो ये ट्रेड ब्लॉक बना लिया, टैरिफ रिमूव हो गया, टैरिफ क्या हो गया, टैरिफ एबॉलिश हो गया, हट गया, क्योंकि जाहिर है फ्री ट्रेड एरिया बन गया ना, तो फ्री ट्रेड एरिया बनकर टैरिफ तो खत्म हो गया, तो जब टैरिफ खत्म होगा देयर विल बी अ फॉल इन द प्राइस, तो प्राइस को गिरा दो, टैरिफ हट चुका है। अब आपकी ये वर्ल्ड सप्लाई, दिस इज द वर्ल्ड प्राइस, टैरिफ कम हो गया, तो व्हाट इज द न्यू प्राइस नाउ, द न्यू प्राइस नाउ इज पीडब्ल्यू। अच्छा, टोटल कंजम्पशन अब कितनी होगी, दिस विल बी द टोटल कंजम्पशन नाउ। अब ये तुम्हारा क्यूडी वन हो चुका है, ठीक है, दिस इज द टोटल कंजम्पशन। लोकल आउटपुट मजीद कम हो जाएगा क्योंकि डोमेस्टिक सप्लायर की तो हटेगी, डोमेस्टिक सप्लायर की तो हटेगी, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लायर तो यही बोलेगा कि यार ये तो और मजीद प्राइस कम हो गई, मैं तो नहीं बना रहा अब इतना, तो डोमेस्टिक सप्लाई और कम हो जाएगी, तो डोमेस्टिक सप्लाई को और कम करके दिखा दो, दिस इज क्यूएस वन, तो नाउ द लोकल आउटपुट इज क्यूएस वन। अब इंपोर्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे गिर रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं या गिर रहे हैं आपके हिसाब से, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो ये इंपोर्ट क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वेरी चीज, डिफरेंस मजीद बढ़ गया ना, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो टैरिफ हटाओगे तो इंपोर्ट बढ़ेंगे ना, ये तो बेसिक सी बात है, ठीक है। इस तभी तो इसको कहते हैं मजीद ट्रेड बढ़ रही है, ये मजीद ट्रेड बढ़ रही है। तो ये डायग्राम पेपर में आप बनाओ, इससे आपको फायदा होगा
इसमें आप मजीद और बातें भी कर सकते हो कि एक तो भाई सेलिंग प्राइस कम हो रही है, चीजें सस्ती हो रही हैं, जब चीजें सस्ती हो रही हैं तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, बढ़ेगा। पर यहाँ पर एक नुकसान है, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, पर मैं उसको ये वैल्यूएशन में बताऊंगा, क्योंकि मुझे अपने AO1 और AO2 में तो बेनिफिट्स बताने हैं ना। तो बेनिफिट्स क्या बताऊंगा, एक तो बोलूंगा कि भाई ट्रेड ज्यादा हो रही है, ठीक है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोग हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स कर रहे हैं। फिर आप बोलो कंपेरेटिव एडवांटेज एनकरेज हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फ्री ट्रेड होगा तो कंट्रीज विल स्टार्ट टू स्पेशलाइज, कंट्रीज जो है वो स्पेशलाइज करना शुरू कर देंगी, कंट्री स्पेशलाइज करना शुरू कर देंगी, वो चीजें बनाएंगी जिसमें वो अच्छी हैं, क्योंकि अब फ्री ट्रेड है। तो मैं अगर कोई चीज में अच्छा नहीं हूं, मैं क्यों बनाऊं, मैं इंपोर्ट कर लूंगा उसको, कोई टैरिफ थोड़ी देना है मुझे। पर मैं उन चीजों में फोकस करूंगा जिसमें मैं अच्छा हूं। तो अगर मैं आपके सामने अब अपनी AS की फाइल खोलूं ना, तो मैं आपको AS की फाइल से इसके प्रोज एंड कॉन्स दिखा रहा हूँ। वैसे तो अगर आपको AS का याद नहीं भी है, फिर भी आप प्रोज एंड कॉन्स बना सकते हो, इतना मसला होना नहीं चाहिए, बड़ा आसान सवाल है ये। रैंडम पॉइंट्स थ्रो करो उस पर। तो देखो फ्री ट्रेड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, फ्री ट्रेड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट होता है कि आप अपने बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज करोगे, जाहिर सी बात है आप एक ही चीज पर फोकस करोगे, कंपेरेटिव एडवांटेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई ट्रेड बैरियर नहीं है तो यू आर फ्री टू इंपोर्ट, तो आप हाई क्वालिटी इंपोर्ट्स कर रहे हो, आपकी चॉइसेस बढ़ रही हैं, आपको रॉ मटेरियल सस्ता पड़ रहा है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर नुकसान ज्यादा है, नुकसान क्या है, पर इवैल्यूएटिव कमेंट्स जरा बताओ, इवैल्यूएटिव कमेंट्स क्या होंगे, यहाँ मैंने लिखे हैं, पर इवैल्यूएटिव कमेंट्स क्या होंगे। पहले एक बार चलो फायदे देख लो एक बार वापस। पहला बेनिफिट क्या है कि कंज्यूमर का वेलफेयर बढ़ रहा है, दूसरा बेनिफिट कंपैरेटिव एडवांटेज है, तीसरा बेनिफिट कंपैरेटिव एडवांटेज होगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फ्री ट्रेड से आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आती है, मल्टीनेशनल्स आपके मुल्क में आती हैं, क्योंकि दे आर फ्री टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो इससे क्या होता है कि उनकी ट्रेड बढ़ती है, और ठीक है आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, तो दिस विल लीड टू बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस। तो ये भी एक बेनिफिट है, ठीक है, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, इवैल्यूएशन में आप क्या लिखोगे। इवैल्यूएशन पहले मैं आपको ना AS की दिखा देता हूँ, मैं AS में क्या नुकसान लिखवाता हूँ। पहला, आप फ्री ट्रेड एरियाज की वजह से दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हो रहे हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक चीज बनाना छोड़ दी, जब मैं एक चीज बनाना छोड़ दूंगा तो अब मेरी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट बढ़ चुकी है ना। जब मेरी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो मैं फंस जाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फूड इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे US इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर ऑन ऑफ अदर कंट्रीज, मतलब US ही ये सब्जियां थोड़ी उगाता है, US तो मेजोरिटी फूड इंपोर्ट करता है। अब अगर दुनिया में पेंडेमिक आ गया या दुनिया में बैड वेदर हो गया तो वो तो फंस जाएंगे, आपकी डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स तो बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप सिर्फ उन चीजों पे फोकस करोगे जिस पे आप अच्छे हो। अब जैसे आप इसको इस तरह सोचो कि पाकिस्तान की गाड़ियों, जो इंपोर्टेड गाड़ियां उसमें से टैरिफ हटा दिया, तो पाकिस्तान की लोकल कार इंडस्ट्री तो तबाह हो जाएगी, हर बंदा इंपोर्टेड गाड़ी मंगवाएगा, वैसे ही इतनी घटिया गाड़ी है लोकल यहाँ की, तो ये तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, आपकी लोकल इंडस्ट्रीज विल स्टार्ट टू कोलैप्स। तो इससे तो आपकी इकोनॉमी में इनकम्स गिर रही है। फिर आप ये भी कह सकते हो कि लोग इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे मंड के, पहले ही इतना इंपोर्ट करते हैं, दिस विल लीड टू ट्रेड डेफिसिट्स। आप एक ही चीज में बार बार स्पेशलाइज करोगे, आपके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे, दिस विल लीड टू डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपनी तीन इंडस्ट्रीज को बचाते हो थ्रू द टूल्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। आप टैरिफ वगैरह क्यों लगाते हो, आप ये टैरिफ वगैरह इसलिए तो लगाते हो ताकि आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। वो इंडस्ट्री जो अभी उगना शुरू हुई है उसको बचाना जरूरी है फॉरेन कंपटीशन से। आज की छोटी फर्म फ्यूचर की मल्टीनेशनल है, आप इनको अभी नहीं बचाओगे तो ये बंद हो जाएंगी। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री भले डिक्लाइनिंग पे, पर अनएम्प्लॉयमेंट बचाई हुई है, टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, ये बंद हो गई तो नुकसान ज्यादा है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लाइक फूड, लाइक वेपन्स, लाइक स्टील। ये तीन चीजें स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री का पार्ट हैं। यू कैन नेवर बिकम डिपेंडेंट ऑन अ कंट्री फॉर दीज थ्री थिंग्स, वरना चाइना जैसी कंट्रीज आपके मुल्क में डंपिंग करना शुरू कर देगी। जब फ्री ट्रेड होगी तो चाइना जैसी कंट्रीज आपके मुल्क में आएंगी और अपना स्टील डंप करेंगी, बिलो कॉस्ट आपके मुल्क में चीजें बेचना शुरू कर देगी। तो जब बिलो कॉस्ट आपके मुल्क में वो चीजें बेचना शुरू कर देगी तो आपकी लोकल इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी। अब आप सोचो पाकिस्तान में चाइना आया और अपना स्टील बिलो कॉस्ट बेचना शुरू हो गया, दिस इज व्हाट डंपिंग इज। तो मेरे जितने भी यहाँ पर बिल्डर्स हैं वो सब चाइना से स्टील खरीदेंगे, तो पाकिस्तान के लोकल स्टील मिल्स तो बंद हो गए। इतना बड़ा नुकसान है ये।
तो जिधर फ्री ट्रेड एरिया बेनिफिशियल है उधर फ्री ट्रेड एरिया नुकसानदेह भी है। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स। इवैल्यूएशन में कोई भी 3 फ्री ट्रेड की बुराइयां बताना, और एंड में तुम कंक्लूड उसको यही करना कि देखो ये सारी चीजें ना इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इलास्टिसिटीज पे डिपेंड करती हैं। फिर एक बहुत बड़ा टैरिफ का रेवेन्यू है आपका, नहीं डंपिंग इज इलीगल। जाहिर है कंट्री लीगल तो देखो कुछ भी नहीं है, अब कंट्रीज का काम है ना रोकना। अब चाइना आपके मुल्क में ये आके कर रहा है तो आप क्यों करने दे रहे हो? ठीक है। अच्छा, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे भी इम्पैक्ट करता है, ये टैरिफ पे भी इम्पैक्ट डालता है आपके रेवेन्यू के ऊपर। अनकंपेरेटिव इंडस्ट्रीज आपकी बंद हो जाती हैं, कोई गारंटी नहीं है कि इसका बेनिफिट होगा। ठीक है, एंड में आप उसको यही बोलोगे कि इतना एक्सट्रीम अगर आपको जाना है तो आप सोच समझ के जाएं। अगर उन मुल्कों से आपको फायदा है तो आप तब जाएं, वरना फायदा नहीं है। ट्रेड डाइवर्जन के बारे में आप लिख सकते हो, ट्रेड डाइवर्जन के बारे में आप लिख सकते हो। सही है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एरिया बनाया है, पर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, दिस इज ट्रेड डाइवर्जन। क्योंकि ट्रेड डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक मुल्क से इसलिए नहीं मंगवा रहे क्योंकि वो टैरिफ थोड़ा ज्यादा है, तो यू आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम अ कंट्री जो आपके फ्री ट्रेड एरिया का पार्ट है, तो आपको टैरिफ ना देना पड़े। आप सिर्फ टैरिफ से बचने के लिए आप घटिया क्वालिटी की चीजें मंगवा रहे हो। ठीक है। कोटा भी लिख सकते हैं, पर कोटा में आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे, टैरिफ के थ्रू ये पूरा क्वेश्चन करो तो बेहतर है। तो पहले ना आप ये भी लिख सकते हो कि फ्री ट्रेड एरिया आप किन कंट्रीज के साथ बना रहे हो, ये भी मैटर करता है। क्या वो कंट्री आपके काम की है? ऐसा तो नहीं है कि बना के उल्टा फंस जाओगे। क्या वो इतने एफिशिएंट हैं, क्या उनके पास वो चीजें हैं जो आपको चाहिए? वरना तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं है बनाने का। तो डू रिवाइज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, डू रिवाइज फिलिप्स कर्व। इससे ये हो रहा है कि हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स भी एक साथ पूरे कवर हो गए इन सवालों से। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई इतने कोई टेढ़े मेढ़े टॉपिक देगा, आएगा पेपर सिंपल ही। पॉलिसीज पे सवाल होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे सवाल होगा, यही सब आता है, वेरिएंट 2 में यही सब आता है।